Hello, dear students. I welcome you all to the YouTube channel of Motion Lucknow. जैसा हम सबको पता है कि हमारी ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज़ चल रही है और उसी के सिलसिले में आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ सेमी मेजर टेस्ट 5 का केमिस्ट्री का पेपर डिस्कशन। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है 136। क्वेश्चन नंबर 136 में हमारी एक इक्वेशन दी गई है कि N2 गैस प्लस 3H2 गैस इज़ गिविंग यू 2NH3। उसमें उनका वेट दिया गया है। हमें सबसे पहले बताना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा और मुझे बताना है कि कितने अमोनिया के मोल्स यहाँ पे बनेंगे। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए हम सीधा सा काम करेंगे कि भाई जो N2 है वो 3H2 के साथ रिएक्ट करके आपका 2NH3 बना रहा है, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, इसका गिवन मास जो हो जाएगा 20 ग्राम्स। कितने ग्राम्स? 20 ग्राम्स। डिवाइड कर देंगे हम इसको किससे? 28 ग्राम से। यहाँ पे इसका गिवन मास दिया गया है 5 ग्राम्स, इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 ग्राम से। हमने क्या निकाल लिया? मोल्स। हम सबको पता है कि जब हम लिमिटिंग रिएजेंट निकालते हैं तो हमें लिमिटिंग रिएजेंट रेशियो निकालना पड़ता है। इसका मतलब मोल्स को हम डिवाइड कर देंगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, तो ये 1 से जाएगा और ये 3 से जाएगा। तो जो LRR आएगा वो यहाँ आ जाएगा 20/28 और ये आ जाएगा 5/2 इंटू 1/3। तो 5/6 बड़ा है या 20/28 बड़ा है? डेफिनेटली वो वैल्यू बड़ी है। तो जो तुम्हारा N2 है वो क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। इसका मतलब ये वाला और ये वाला आंसर नहीं है, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट निकलने के बाद सारी कैलकुलेशन स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से लिमिटिंग रिएजेंट के रिस्पेक्ट में ही कराना। अगला मुझसे पूछा अमोनिया बनेगा कितना, तो मुझे रिलेट कराना होगा N2 को किससे? NH3 से। तो मैं यहाँ लिख दूंगा मोल्स ऑफ N2 अपॉन उसका कोएफिशिएंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ NH3 अपॉन उसका कोएफिशिएंट। N2 के मोल्स कितने हैं यहाँ मैंने निकाल लिए, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 20 ग्राम्स अपॉन 28 ग्राम्स इज इक्वल टू अमोनिया के, तो मुझको क्या बताने हैं? मोल्स बताने हैं, राइट। तो ये जाएगा मोल्स ऑफ अमोनिया अपॉन 2 उधर जाएगा, 20/14 आ जाएगा। 20/14 वुड बी द मोल्स ऑफ NH3। देख लो वैल्यू 1 से बड़ी आनी चाहिए। एक है 1.4, सॉरी ये क्यों कटा? H2 जाएगा 1.42 या 0.7, तो वैल्यू आएगी 1.42। 136 का राइट आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन। बढ़िया, आगे चलते हैं। तो असर्शन रीज़न है। असर्शन रीज़न 11th क्लास का, या आप 11th की या 12th की इनऑर्गेनिक पकड़ के चलते हो तो जो NCERT लाइन बाय लाइन जो हम लोग डिस्कस करते हैं या जो असाइनमेंट्स हम करते हैं वहाँ से चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं हमारे पास। असर्शन हमें दिया गया है कि द मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेज एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, राइट। तो ये जो बात है बिल्कुल सही है। आप जो है लेफ़्ट साइड पे किसको रखते हो? मेटल्स को। राइट साइड पे आते हैं नॉन मेटल्स। तो जब हम नॉन मेटल्स की तरफ जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर कम होगा और नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। तो असर्शन ट्रू है। इट इज़ ड्यू टू द इंक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी। बात सही है। जब हम इधर से इधर जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाती है। एंड डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नहीं ये तो नहीं सेट हो रहा है। जब आप उस तरफ जाते हैं नॉन मेटल की तरफ तो जो आपके नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए आतुर रहते हैं, फेवरेबल है उनके लिए। तो उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो कम नहीं होती है, इनफैक्ट बढ़ती है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया है दिस इज़ रॉन्ग। टेक्निकली होना क्या चाहिए कि EGE बढ़ती है, ये इसका जो है वो सही एक्सप्लेनेशन है। इस वजह से असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स। फोर्थ ऑप्शन इज़ राइट, ओके। फिर हम आते हैं 138 पे। एटॉमिक स्ट्रक्चर से अनसर्टेनिटी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास। कहा है कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जिसका मास, अच्छा ग्राम में दिया है, इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ इतना। तो वेलोसिटी मुझे दी गई है 3 × 10⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड। बात ध्यान देना कि सेंटीमीटर पर सेकेंड में हो रही है। इज़ एक्यूरेट अप टू, अच्छा एक्यूरेसी इसकी दी गई है 0.001%। तो अगर तुमसे कोई इसका डेल्टा V निकालने को कह देगा तो हम कैसे निकालेंगे डेल्टा V? ये हो जाएगा आपका 3 × 10⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड इंटू 0.001 को परसेंटेज में कर देना, तो 100 से डिवाइड मार देना। ये आ जाएगा -3 -2 -5 -1 0.3 सेंटीमीटर सेकेंड का आ जाएगा तुम्हारा वेलोसिटी का डेल्टा V। डेल्टा V
इसके बाद जब मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा हमारे फॉर्मूले में तो वो हो जाता है आपका डेल्टा पी इज़ इक्वल टू डेल्टा एक्स इज़ इक्वल टू एच कट अपॉन 2 या फिर एच अपॉन 4 पाई। मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है अनसर्टिनिटी इन पोजीशन, जो कि हो जाएगा एच अपॉन 4 पाई एम डेल्टा वी। तो वैल्यू देख लेना 6.626 इंटू 10⁻⁻34 न रखना, क्योंकि -27 दी गई है, -27 अर्ग्स पर सेकेंड में है। फिर नीचे आप आएंगे तो 4 आप लिख देंगे, फिर आप लिखेंगे 3.14 के आसपास। मास की अगर हम बात करेंगे तो केजी में नहीं रखना है, ग्राम में रख देना है। जब दी जाती है ना चीज़ें तो थोड़ा सा ना हमें ध्यान रखना होता है कि यूनिट्स का खेल है इधर। और ये जो तुम्हारा डेल्टा भी है ये हो जाएगा 0.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और सेंटीमीटर में भी वैल्यू दी गई है। ये भी एक प्रूफ है कि हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है, यूनिट्स का जो है वो ध्यान रखना है। अब इधर अगर हम देखेंगे तो ये 27 है, ये 28 उठ के ऊपर जाएगा, प्लस हो जाएगा तो 10⁻1 आ रहा है यहाँ पे। बाकी हिसाब किताब लगभग सेम है। आप थोड़ा सा देखो तो इसको मैं 66.26 लिख सकता हूँ, अपॉन में 4 आ जाएगा, मतलब 66.26 हो गया, नीचे क्या आ गया लगभग 12, ये हो गया 9 के आसपास, और ये हो गया 0.3 के आसपास। तो ओके ओके, ये वैल्यू जो जाएगी तुम्हारी ये सेंटीमीटर में जाएगी लगभग 120 40 35, ऑलमोस्ट 2 टाइम्स जा रहा है ये, ऑलमोस्ट 2 टाइम्स। 2 सेंटीमीटर के आसपास की कोई वैल्यू है? यस, 2 सेंटीमीटर। देखो ऑप्शंस इतने करीब नहीं थे, इस वजह से हमने 1.93 को सही माना। आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन देखना है, इधर ही उतरोगे। 120 का 1/3 कर दिया मैंने, और वो 66 के आसपास 2 टाइम्स जा रहा था लगभग। ठीक है, गुड। चले 139 पे आते हैं। 139 में मुझे 2 रिएक्शंस दी गई हैं। एक दिया गया है कि HOCl जो है वो H2O2 से रिएक्ट करता है। आई होप मैं ऑडिबल हूँ, गुड। H2O2 जो है HOCl से रिएक्ट करता है और कन्वर्ट कर लेता है H3O प्लस Cl- और O2 में अपने आप को। I2 जो है वो कन्वर्ट करता है H2O2 और 2OH माइनस में। ओके ओके, क्या बताना है? H2O2 ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग। अच्छा, H2O2 के बारे में सारी बातें बतानी है तुम्हें। तो अब ध्यान से हम देखेंगे कि H2O2 का हो क्या रहा है यहाँ पे। ये जो तुम्हारा H2O2 है ये भाई -1 में है, और ये O2 0 में जा रहा है। देखो अगर हमारा जो H2O2 है वो अपने आप को O2 में कन्वर्ट कर रहा है, तो वो -1 से कहाँ जा रहा है? 0 में। इसका क्या हो रहा है? यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन हो रहा है तो ये कैसे बिहेव करेगा? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तुमको पता है कि H2O2 DPR दिखाता है, मतलब डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाता है। तो क्या इसका सिर्फ रिडक्शन हो सकता है? जवाब है नहीं, इसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है। जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये H2O बना लेगा, जिसमें ये अपना बंदा जो है -1 से कहाँ जाएगा? -2 में। ऑक्सीडेशन नंबर में जो है वो उधर आप देखोगे तो वो उसका, माय बैड उल्टा लिख दिया, यहाँ पे आप लिखेंगे ऑक्सीडेशन, क्योंकि जो है नंबर इंक्रीज़ हो रहा है तो ये बिहेव करेगा एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। यहाँ -1 से -2 पे जा रहे हैं तो यहाँ क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो ये बिहेव क्या करेगा? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ठीक है, H2O2 कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू O2 प्लस H2O। ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हमने पढ़ रखी है, उसी के रेफरेंस में ये बात की जा रही है। अब थोड़ा सा ध्यान में रखने वाला बात यह है कि H2O2 कन्वर्ट O2 में कर रहा है अपने आप को, और यहाँ पे जो है H2O2 कन्वर्ट कर रहा है H2O और O2 में। तो पॉइंट यहाँ पे ये समझने वाला है कि ये जो -1 वाला O है यही -2 में जा रहा है। क्या यहाँ डिस्प्रपोर्शनेशन हो रही है सेकंड में? ऊपर तो क्लियर है कि H2O2 O2 में जा रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, और वो है क्या? एक रिड्यूसिंग एजेंट। तो पहले वाले ऑप्शन में वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, दूसरे वाले ऑप्शन में H2O भी बना रहा है जो उसका रिडक्शन शो करता है, और वही O2 बना रहा है जो उसका ऑक्सीडेशन शो करता है। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना चाहिए था मुझे कि अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि ये H2O2 से आ रहा है या O2 आ रहा है, ध्यान देंगे तो ऑलरेडी OH माइनस हमारा पड़ा हुआ था मीडियम में। जब हम H2O2 का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो H प्लस रिलीज़ होता है, तो वो जो H प्लस यहाँ से रिलीज़ हुआ और जो OH माइनस है ये उसका वाटर का मॉलिक्यूल है। H2O की अगर हम बात करते हैं, H2O2 की अगर हम बात करते हैं तो वो अपने आप को ऑक्सीजन गैस में ही बदल रहा है। वाटर जो आ रहा है वो H2O से रिलीज़ किया गया, H2O2 से रिलीज़ किया गया H प्लस है, और मीडियम में पड़ा बेस है जो मिलकर क्या बना रहे हैं? वाटर। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? H2O2 का बेसिकली वो H2O2 O2 बना रहा है और बिहेव कर रहा है एक
रिड्यूसिंग एजेंट की तरह है। तो दोनों केसेस में वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो H2O2 एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। समझने वाली बात क्या थी यहाँ पे कि जो वाटर बन रहा है क्या वो H2O2 से बन रहा है या फिर वो मीडियम में रिलीज़ किया गया H+ और मीडियम में ऑलरेडी प्रेजेंट OH- के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। ओके फिर हम चलते हैं 139 के बाद 140 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोस्ट्रक्चरल। आइसोस्ट्रक्चरल की अगर हम बात करते हैं तो कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका स्ट्रक्चर सेम है। जैसे अगर हम SO4 की बात करते हैं तो हमें कुछ ये इस तरह से दिखता है, SO4 2-। CrO4 की अगर हम बात करते हैं तो वो भी हमें कुछ सेम तरीके का दिखाई देता है। तो ये दोनों क्या हो गए, आइसोस्ट्रक्चरल। SiCl4 और TiCl4 की हम बात करते हैं तो क सी गे सन पर टाइटेनियम जो है वो उस तरफ जाएगा, सटी सेकंड वाला, राइट। तो SiCl4 में कार्बन वाला टेट्रावैलेंसी आ रही है और TiCl4 स्कैंडियम टाइटेनियम वो भी S2D2 लेके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रख रहा है। तो दोनों में सेंट्रल एटम में सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे आपको SiCl4 कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। सिमिलरली आपको टेट्रा वैलेंसी में TiCl4 भी ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो ये भी क्या हो गए, आइसोस्ट्रक्चरल। अच्छा, अमोनिया और NO3 की अगर हम बात कर लें तो अमोनिया में तो हमें 3 हाइड्रोजन्स के साथ एक लोन पेयर मिलता है और NO3 में हमें डबल बॉन्ड O के साथ ऑक्सीजन के साथ O पे नेगेटिव। तो ये तो नहीं है आइसोस्ट्रक्चरल, ये sp3 हो गया, ये sp2 हो गया। ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल प्लेनार। BCl3 की अगर हम बात करें तो बोरॉन ट्राईफ्लोराइड, ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज बंदा है। BCl3 ट्राइगोनल प्लेनार मानते हैं हम इसे। फिर अगर हम BrCl3 की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने Br लगाया, ऊपर हमने Cl लगाया, इधर एक Cl लगाया, नीचे एक Cl लगाया, एक लोन पेयर यहाँ लगा दिया और एक लोन पेयर यहाँ लगा दिया। तो ये भी नहीं है। तो A और B जो हैं वही सिर्फ और सिर्फ आइसोस्ट्रक्चरल माने जाएंगे। ठीक है, इसके लिए केमिकल बॉन्डिंग की नॉलेज होना ज़रूरी है। बार बार हाइब्रिडाइजेशन निकालने की ट्रिक्स तरीके से बेटर है कि आप उसकी प्रैक्टिस करें, ज़्यादा प्रैक्टिस करें, विजुलाइज करें, जैसे हमने मॉडल्स से देखा क्लास में। तो चीज़ें आपको और बेहतर तरीके से रिटेन हो पाएंगी, जल्दी समय पे याद आ पाएंगी। चलिए फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 141 से। IUPAC से एक बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है। हमें पहचानना है कई सारे ग्रुप्स की मौजूदगी है यहाँ पे। आप देखें, आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, आपको CN दिख रहा है, आपको ये एस्टर दिख रहा है। आप बताएंगे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला कौन सा ग्रुप है, तो मन में आंसर आता है एस्टर है। एस्टर में जो नंबरिंग शुरू होती है वो कार्बोनिल कार्बन से शुरू होती है। यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 2। अब मैं इधर जाऊँ या नीचे जाऊँ, जब मैं प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को नंबरिंग में ले लेता हूँ उसके बाद नंबर 2 प्रायोरिटी आती है डबल बॉन्ड्स की, तो मैं नीचे जाना पसंद करूँगा। यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 4। ठीक है, तो भाई देखो, एक ये चेन लगी है, साइड चेन यहाँ पे लगी है। उस तरफ अगर आप देखोगे तो नंबरिंग करना अगर मैंने शुरू किया तो इसको मैंने दिया नंबर 1। ऊपर जाने पे एक ब्रांच है, नीचे जाने पे डबल बॉन्ड है, तो मैं डबल बॉन्ड की तरफ प्रस्थान करूँगा। जनरली हमारे एस्टर्स के नाम क्या होते हैं, किस फॉर्मेट में लिखे जाते हैं, अल्काइल एल्केनोएट, एल्केनोएट के फॉर्मेट में लिखे जाते हैं, जिसमें ये वो कार्बन होता है जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड होता है, मतलब कार्बन की चेन, मतलब एल्काइल ग्रुप। ये वो वाला एल्काइल ग्रुप होता है जो C डबल बॉन्ड O को इंक्लूड करके आगे चेन बढ़ा रहे होते हैं। तो यहाँ अगर मान लो कोई भी ना लगा हुआ हो तो मैं कहूँगा कि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो अल्काइल पार्ट है वो 3 कार्बन का है, तो उसको मैंने बोला प्रोपाइल। इधर मान लो कोई ना लगा हो तो मैं कह दूंगा ये 4 कार्बन, तो प्रोपाइल ब्यूटेनोएट। समझ में आ रहा है, प्रोपाइल ब्यूटेनोएट आपके जहन में उतर रहा होगा। ठीक है, तो ब्यूटेनोएट ब्यूटेनोएट ब्यूटेनोएट, सही पकड़े आप। ठीक है, अब अगर आप और डिटेलिंग दो तो ये वाली जो चेन है इसको 1 प्राइम मिथाइल बोलेंगे। 1 प्राइम मिथाइल 2 ईन प्रोपाइल, प्रोप 2 ईन, करेक्ट। तो पहला नाम अगर मैं लिखूंगा एल्काइल का तो मैं इसको लिख दूंगा प्रोपाइल ब्यूटेनोएट। अब मैं जो बंदे हैं उनकी ब्रांचिंग वांचिंग लगा दूँ, जैसे प्रोपाइल में मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पे कि भाई 1 नंबर पे मिथाइल लगाना है, 2 नंबर पे EN लगाना है, तो ब्यूट 3 इनाइल नो 2 साइनो, ओके 1 मिथाइल प्रोप 2 इनाइल, राइट 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 1 मिथाइल। देखिए 1 नंबर पे मिथाइल लगा है, प्रोप 3 कार्बन, 2 नंबर पे EN है, यस EN है, ये तो सही जा रहा है यहाँ तक। फिर हम आगे गए, अब हमने ये एल्काइल की नेमिंग करी, अब मैं एल्केनोएट की नेमिंग करूँगा।
तो उसमें 2 नंबर पे मिथाइल साइनो लगा है या साइनाइड लगा है, तो लिखा है 2 साइनो मिथाइल, राइट, ब्यूट 3-इन-O8, एब्सोल्युटली राइट। 3 नंबर पे डबल बॉन्ड है, 2 नंबर पे क्या लगा है, साइनो मिथाइल, राइट। तो सही आंसर क्या हो गया इसका, थर्ड वाला। तो यहाँ पे हमने प्रोपाइल, पहले मैंने बाइफरगेट किया इसको ऑक्सीजन से जुड़े हुए आर ग्रुप के साथ, फिर मैंने इसको बाइफरगेट किया कि वो जो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है जिसे हमने ब्यूटेनोएट बोला है उसको। यहाँ पे 2 चीज़ें लगानी है, 1 नंबर पे मैंने क्या लगा दिया है, मिथाइल 1 प्राइम पे, और 2 प्राइम पे हमने क्या लगा दिया है, EN, क्योंकि वहाँ डबल बॉन्ड है। यहाँ ब्यूटेनोएट को लिखने से पहले मैं 2 नंबर पे क्या लिख दूंगा, मिथाइल, 2 नंबर पे मैं लिख दूंगा साइनो मीथेन, और थर्ड नंबर पे मैं क्या लिख दूंगा, EN, क्योंकि वहाँ पे क्या लगा है, डबल बॉन्ड। सवाल नंबर 141 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हम आते हैं सवाल नंबर 142 पे। 142 कह रहा है कि द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवाल टीचर्स के बहुत फेवरेट होते हैं और आपको बहुत दर्द देते हैं जहाँ पे हमें नंबर ऑफ आइसोमर्स पहचानना होता है। ये दर्द 100 गुना हो जाता है जब हमें नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पहचानना होता है, पर यहाँ हम पे थोड़ा सा जो है ऊपर वाला मेहरबान है, हमसे बस स्ट्रक्चरल पूछ रहा है, तो आप थोड़ा सा सेफ खेलोगे यहाँ पे। देखो सबसे पहला उपाय यहाँ पे ये आपने करना है कि DU निकाल लेनी है। क्या निकालनी है, DU यहाँ पे क्या आ जाएगी, 2C + 2 + H - X, सॉरी, -H - X + N/2, ये DU का प्यारा सा फॉर्मूला होता है। आप देखेंगे तो कार्बन का काउंट कितना आ रहा है, कार्बन का काउंट आ रहा है 4 × 2 = 8 + 2 - 7 - 1/2, तो ये DU कितनी आ गई, 1। DU 1 आने का मतलब क्या हो गया कि भैया एक पाई बॉन्ड है यहाँ पे या तो एक रिंग है, दोनों मेरे को लेके चलने हैं, क्योंकि मुझे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स दिया है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स याद करो, पोजीशन, पहले चेन, फिर पोजीशन, फिर मेटा, फिर फंक्शनल, और रिंग चेन में रिंग चेन भी आता है। तो एक DU आने का मतलब है कि साइकिल वाले कंपाउंड्स भी आपको देखने हैं। चलिए अब शुरू करते हैं सिलसिला। मेरे को 4 कार्बन अरेंज करने हैं। पहले मैं ओपन चेन की बात कर लेता हूँ। तो मैंने 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन बनाई, डबल बॉन्ड मैंने यहाँ लगाया। अब मैं और क्या क्या लगा सकता हूँ, मैं आज़ाद हूँ Cl लगाने के लिए, तो एक बार मैंने Cl यहाँ लगा दिया, फिर 1 2 3 4 एक बार मैं Cl यहाँ लगा दूंगा। दोनों यूनिक है, IUPAC लिखना अलग अलग आएगा। उसके बाद आप देखोगे तो फिर हम आएंगे 1 2 3 4 पे, इसमें जो है हम Cl एक बार यहाँ लगा दें, दिस इज़ ऑल्सो यूनिक। फिर मैं थोड़ा सा और आगे चलूँगा, C डबल बॉन्ड C, इसमें जो है मैं Cl यहाँ लगा दूँगा, तो मैं और यूनिक आऊँगा। तो 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में लगा के पहले पे अगर मैं डबल बॉन्ड लगा रहा हूँ तो मुझे इतनी पॉसिबिलिटीज़ मिल रही हैं। थोड़ा सा इसको, सॉरी सॉरी सॉरी, तो अब मैं कलर चेंज करता हूँ और हम ब्लू के साथ जाते हैं। अब मैंने क्या किया है कि 1 2 3 4 कार्बन में ही डबल बॉन्ड बीच में लगाया है। इसमें क्या पॉसिबिलिटी बन रही है कि भाई एक बार Cl तुमने यहाँ लगा दिया, और इसमें एक और पॉसिबिलिटी बनेगी कि 1 2 डबल बॉन्ड C, इसमें जो है आप Cl यहाँ लगा दें। ये 2 पॉसिबिलिटी है। 3 नंबर पे लगाओगे तो यही हो जाएगा, 4 नंबर पे लगाने पे वो पहला वाला बन जाएगा। तो इसको भी जो है आप पेटी पैक कर दीजिए। इसके बाद आपके पास क्या बचा है, 4 कार्बन हो गए, राइट। सेम चेन लेंथ में पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दी है, अब हम चेन की लेंथ चेंज कर देंगे। अब मैंने यहाँ पे 3 कार्बन बना दिया, एक कार्बन मैं यहाँ लगाऊंगा, मुझे डबल बॉन्ड सेट करना है, तो सिर्फ एक चारा है मेरे पास, यहाँ डबल लगाना, आप चाहे यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, बात बराबर है। अब हम क्लोरीन को यहाँ पे लगाने का ट्राई करेंगे। एक बार क्लोरीन मैं यहाँ लगा सकता हूँ, अब यहाँ लगाऊँ या यहाँ लगाऊँ तो बात बराबर है। क्या कोई और पॉसिबिलिटी है? हाँ जी भाई साहब, आप जो है क्लोरीन को इस तरफ बीच वाले कार्बन पे भी लगा सकते हैं। तो ये जितने भी एग्जांपल मैंने आपके सामने इस वक्त बनाए हैं, ये सारे एग्जांपल बताते हैं कि ओपन चेन में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। आप रिंग की चेन की लेंथ कम नहीं कर सकते, पाई बॉन्ड की पोजीशन, इसके अलावा कुछ बना नहीं। तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 8 भी ऑप्शन है। काफ़ी बच्चों ने 8 मार्क कर दिया होगा, है ना, पर मैंने जैसा कहा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, स्टीरियो नहीं है, अच्छी चीज़ है। सिस्ट्रॉन्स और ऑप्टिकल नहीं देखने हैं, पर आपको रिंग चेन देखना है। क्यों? क्योंकि DU कितनी आई है, 1। तो रिंग चेन की भी पॉसिबिलिटी एक बार चेक कर लेते हैं। रिंग चेन में मैं क्या करता हूँ, मेरे पास देखो मैक्सिमम 4 कार्बन है ना, तो मैं सबसे पहले 4 कार्बन की रिंग बनाता हूँ और उसमें एक Cl लगाता हूँ, तो सिर्फ ये बन सकता है, इसमें कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं चेन की लेंथ कम करूँगा,
इसके बाद मैंने 3 कार्बन की एक चेन बनाई। अब मेरे पास एक कार्बन लगाना है तो मैंने यहाँ लगा दिया मिथाइल के नाम से, और यहीं पे मैंने एक क्लोरीन लगा दिया, एक ये पॉसिबिलिटी हो गई। उसके बाद मैंने एक जगह जहाँ मिथाइल लगाया उसके दूसरी तरफ Cl लगा दिया। फिर मैंने जहाँ पे मिथाइल लगाया उसको मैंने CH2 किया और उसके बगल में Cl लगा दिया। ये 4 मिस हुए ना? बोलो मिस हुए क्या? अगर मिस हुए इसका मतलब आपकी लर्निंग ये है कि आपने अटेंशन नहीं पे किया क्वेश्चन की लैंग्वेज में। स्ट्रक्चरल की बात करी गई, आप शायद मिस कर गए होंगे ड्यू निकालना, या फिर आप मिस कर गए होंगे ये प्रिडिक्ट करना कि 1 ड्यू का मतलब सिर्फ एक डबल बॉन्ड होना नहीं है, एक रिंग भी हो सकती है। तो जो सही आंसर आएगा, ये 8 तो मैंने निकाल लिए, 4 ऐड कर देंगे तो सही आंसर आ जाएगा 12। सो क्वेश्चन नंबर 142 का सही आंसर, द राइट आंसर इज 12, मतलब थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो दिस इज़ योर लर्निंग, बात समझनी पड़ेगी आपको यहाँ पे। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 143 पे। जस्ट अ मिनट, जस्ट सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 143। 143 में मुझसे कह रहा है कि 20 लीटर ऑफ वेसल, जिसमें पहले 0.50 मोल थे H2 के और I2 के गैसेस के, फिर आपस में रिएक्ट करे और इक्विलिब्रियम पे आ गए। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI अगर K इक्विलिब्रियम इतना दिया है। ठीक है, तो पहले जो हमारे पास थे वो थे 0.5, ये भी हो गए 0.5, ये कुछ नहीं रहे होंगे। जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ी वैसे वैसे इसमें जो है कुछ वैल्यू जो है वो कम हुई होगी, और इसमें भी कुछ वैल्यू कम होगी, और इसमें वही वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हुई होगी। कहीं ना कहीं अगर मैं 2x की वैल्यू निकाल लूँ जो है मोल्स ऑफ HI, उसको मैं अगर 20 से डिवाइड कर दूँ तो मुझे आंसर मिल जाएगा जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI। फॉर्मूला लगाते हैं जब इसमें हम लोग, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2। ये एक्सप्रेशन होती है। इस एक्सप्रेशन के हिसाब से K इक्विलिब्रियम की वैल्यू मुझे दी गई है 49, HI की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2x, राइट। डेल्टा एन जी 0 है तो हम वॉल्यूम को अगर ना भी लिखें क्योंकि वो कट जानी है 20 स्क्वायर अपॉन 20 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.5x एंड 0.5x। ठीक है, तो इसको मैंने लिखा अगर 7 स्क्वायर, तो ये बगल वाला क्या हो गया 2x स्क्वायर, नीचे आ गया 0.5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 7 इज इक्वल टू 2x अपॉन 0.5 माइनस एक्स, ये उधर जाएगा तो ये जाएगा 3.5 माइनस 7x इज इक्वल टू 2x, माइनस 7x दूसरी तरफ जाएगा हो जाएगा प्लस 7x, तो ये जाएगा 3.5 इज इक्वल टू 9x। सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 3.5 बाई 9। 3.5/9 इज़ लगभग 4 या 3.5 आधा के आसपास मान के चलो। क्लोज करोगे इसको जब तुम तो ये जाएगा 9 4 जा 36, नहीं जाएगा 3 जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाना चाहिए 0.39 इज़ x। अब मैं अगर कॉन्सेंट्रेशन निकालूंगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI क्या हो जाएगा मोल्स, जो कि हो गया 0.39, नहीं नहीं नहीं, ये जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा मोल्स ऑफ HI डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ HI, जो कि हो जाएगा 20, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 3.5 अपॉन 9 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम हो जाएगा 1/20। 1/20 आएगा, 10 आ जाएगा, तो ये वैल्यू क्लोज टू फिट होनी चाहिए 180, 3.5, 4, ये जाएगी 0.04 के आसपास ये वैल्यू आनी चाहिए फॉर HI। 0.04 के आसपास आनी चाहिए, जो मैच कर रही है। नहीं, एक बार और आगे जाना पड़ेगा, 2 वैल्यूज़ हैं, तो एग्जैक्ट अगर मैं करूँगा तो इट हैज़ टू बी 35 अपॉन 18 इंटू 1/100, 18 दूनी 36, 2 जाएगा 0.0042, ओके ओके, 2 टाइम्स जाएगा, ओके ओके, 2x आएगा गाइस, यहाँ पे 2 मिस हो गया है, इस पे हम 2 लेंगे क्योंकि हमने x निकाला है
ये 2 भी हमें लाना पड़ेगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.02 मल्टीप्लाइड बाई 2 मतलब 0.04। तो 48 तो नहीं आ रहा है, 0.039 के आसपास आप लैंड करोगे। ये 2x से x निकाला मैंने, जैसे ही मैंने x निकाला मुझे उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि मुझे HI के मोल्स मिल जाए। ये x निकाला, कॉन्सेंट्रेशन में जो मोल्स की वैल्यू डालेंगे वो हम 2x डालेंगे, तो 0.02 आ रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0.04 विच इज़ 0.039 के अप्रॉक्स। ये वैल्यू जो है 0.05 के क्लोज जा रही है, इस वजह से मैं उसके साथ नहीं गया। सही जवाब यहाँ पे 143 का ऑप्शन नंबर 2। फिर हम आते हैं नेक्स्ट सवाल पे जो है 144। एन एसिड सोल्यूशन, एक एसिड सोल्यूशन है 0.05 मोलार, हैज़ अ पीएच ऑफ 5। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि H प्लस इज इक्वल टू सी अल्फ़ा। अब कह रहे हैं डिग्री ऑफ आयनाइजेशन की बात हो जाए एसिड को लेके, वही तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा उसका। तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि pH जो है वो कितना दिया गया है तुमको 5 दिया गया है, तो H प्लस हो जाएगा 10 की पावर -5। कॉन्सेंट्रेशन दी गई है 0.005 और अल्फ़ा की वैल्यू कितनी दी गई है नहीं पता, वही पूछा जा रहा है। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 10 की पावर -5। तो 5 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा, एक मिनट, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 10 की पावर -5 अपॉन 5 इंटू 10 की पावर -3, तो ये हो गया 1/5 इंटू 10 की पावर -2। सो दिस इज़ 0.2 इंटू 10 की पावर -2। कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, 144 का सेकंड ऑप्शन सही है। फिर मैं आगे बढ़ा, क्वेश्चन नंबर 145 पे आया। एक रिएक्शन दी गई है जिसका डेल्टा एच दिया गया है मुझे, डेल्टा एस दिया गया है मुझे, स्पॉन्टेनियस होगी कि नहीं मुझे ये बताना है। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, ये हम सबको पता है। यहाँ पे गिवन रिएक्शन में डेल्टा एच मुझे दिया गया है पॉजिटिव, देखो 35.5 है, डेल्टा एस मुझे दिया गया है पॉजिटिव जो कि 83.6 है। मुझसे कह रहे हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तब होती है जब डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव। ये जो टर्म है ये नेगेटिव कब होगा, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ये पॉजिटिव है, बाहर एक नेगेटिव लगा है, तो नेगेटिव टर्म ज़्यादा होगा। जैसे ही नेगेटिव टर्म ज़्यादा होगा ये छोटा पॉजिटिव टर्म सब्ट्रैक्ट होके वैल्यू नेगेटिव आएगी और स्पॉन्टेनियस हो जाएगी ये। तो सबसे बड़ी टेम्परेचर की वैल्यू आपको चूज़ करनी है, ये दो ऑप्शंस क्लास कर रहे हैं। दिस वुड बी द बेटर वन, 425 के आसपास कैलकुलेट करें ना, डेल्टा जी नेगेटिव आएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 146 पे, पूछ रहा है द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर ऑफ हाइड्राइड्स। अच्छा, रिड्यूसिंग पावर कैसे चेक करते हैं, रिड्यूसिंग पावर चेक करने के लिए हमारे को फॉलो करना पड़ता है कि कौन बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो कौन सामने वाले को जो है वो H+ देने का फेवरेबल कंडीशंस रखता है। अब अगर मैं नॉर्मल बात करता हूँ NH3 की, इस बात को ध्यान रखना कि अगर हमारे पास कोई जगह नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड जल्दी से टूट जाए, जल्दी से नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड अगर टूट, हाइड्राइड्स की बात कर रहा हूँ, नाइट्रोजन के हाइड्राइड्स के बारे में, नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड अगर जल्दी से टूट जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा, हाइड्राइड डोनर होगा, ये अच्छा H+ डोनेट करेगा, अच्छा H+ डोनेट करेगा तो इसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगी। तो हाइड्राइड के केस में हमने ये ध्यान रखना है कि जो भी हमारा नाइट्रोजन या कोई भी हमारा एलिमेंट है और हाइड्रोजन है उसका बॉन्ड जल्दी टूटना चाहिए। बॉन्ड डिसोसिएशन अगर जल्दी होगा या आसानी से होगा तो उसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगी। ठीक है, अब हम आते हैं अपने सवाल पे। NH3 PH3 ASH3 SbH3, ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली की बात हो रही है। अब आप देखिए तो नाइट्रोजन फैमिली में सबसे ऊपर नाइट्रोजन है, फिर फॉस्फोरस, आर्सेनिक है, एंटीमनी है। नीचे जाने पे सेंट्रल एटम की साइज़ क्या हो रही है, बढ़ रही है। किसी भी बॉन्ड में अगर दो एटम्स जो आपस में जुड़े हुए हैं उनके साइज़ का डिफरेंस ज़्यादा है तो बॉन्ड कमज़ोर होता है और जल्दी टूट जाता है। तो बताइए N और H के बीच में साइज़ डिफरेंस ज़्यादा है या Sb और H के बीच में। सही जवाब Sb साइज़ में बड़ा है, तो Sb और हाइड्रोजन का साइज़ डिफरेंस ज़्यादा है, इस वजह से वो बॉन्ड कमज़ोर है और जल्दी से टूट जाएगा। जल्दी से टूट जाएगा मतलब बहुत अच्छा रिड्यूसिंग है नेचर, रिड्यूसिंग पावर रख रहा है वो। तो सबसे ज़्यादा Sb, फिर AS, फिर PH, फिर NH3। सो हमारे पास अगला सवाल 147। इस 147 में हमसे कहा गया है कि इफ़ द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ A0, तो पहली जो हमारी ऑर्बिट है उसकी रेडियस दे दी गई है कितनी, A0, देन द डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट। अब आपको पता होना चाहिए कि R इज इक्वल टू 0.529 n² एंगस्ट्रॉम ये वैल्यू होती है। तो अगर मैं R1 अपॉन R2 का रेशियो निकालना चाहूँगा तो ये क्या हो जाएगा, N1 का स्क्वायर अपॉन N2 का स्क्वायर, N1, तब हम क्या कर देंगे N1 का स्क्वायर अपॉन N2 का स्क्वायर
और ये Z हाइड्रोजन है दोनों में, तो Z तो 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, R1/R2 क्या हो जाएगा इज़ 1, N1 की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू क्या है 3, इसका मैं क्या कर दूंगा स्क्वायर। तो R1 जो है वो क्या हो जाएगा, R1/R2 इज़ इक्वल टू 1/9, मतलब 9 टाइम्स। अगर मैं पूछूँ भाई R2 क्या है तो तुम कहोगे 9R1, क्या कहोगे 9R1, क्योंकि कह रहा है इनिशियल रेडियस क्या है A0। तो मैंने कह दिया कि जो थर्ड ऑर्बिट की रेडियस होगी वो होगी 9 टाइम्स ऑफ A0। ये जो रिलेशन है ये ध्यान में रखो बस। कहा गया है पहली जो रेडियस है उसका वैल्यू कितना आ रहा है A0, तो जो तीसरी वाली होगी उसकी रेडियस पहली वाली से 9 गुना होगी, 9 टाइम्स। अब हम अपने फॉर्मूले पे वापस आते हैं, क्योंकि ये डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ रिलेट करानी है। तो डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ आपने पता है लैम्डा बराबर 2πr, कि भाई वो ऐसा सर्कल सर्कल सा मैच कर जाता है। तो यहाँ पे अगर मुझे लैम्डा निकालना है तो ये हो जाएगा 2πr0, मतलब R1 पहली वाली वैल्यू रखोगे जो 2πr थर्ड वाले के लिए रखेंगे, नीचे n की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो लैम्डा इज इक्वल टू 2πr3 की वैल्यू वहाँ से ले ली मैंने 9A0, और नीचे लिख दिया 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6πA0 हो गई वैल्यू किसकी, लैम्डा की। किसकी वैल्यू हो गई, लैम्डा की। तो क्वेश्चन नंबर 147 जो है हमारे पास, उसका जो सही आंसर है वो क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। बोलो भाई, लिखो यार कमेंट में, तुम लोग कमेंट ही नहीं करते हो, लिखते ही नहीं हो, कुछ कुछ तो लिखा करो। चलो आगे आते हैं हम। हाँ 6πA0 किधर आ रहा है, थर्ड ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 146 का सही जवाब क्या है, थर्ड। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 148 में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल विल हैव जीरो डाइपोल। जीरो डाइपोल सिमेट्रिकल होना चाहिए, बहुत सुंदर। नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड NF3, ये तो वो हो गया, क्या कहते हैं लोन पर वाला बंदा, इसको तो पहले ही बाहर कर दो। पानी आ गया, ये दोनों तो एंगुलर है ना, स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, मतलब इतना तो बेसिक सी चीज़ है। बोरॉन ट्राईफ्लोराइड की अगर हम बात कर लें तो BF3 कुछ ऐसा दिखता है मुझको, ठीक है, सिमेट्रिकल है। बेरिलियम डाइफ्लोराइड की अगर हम बात कर लें तो वो Sp के उस फॉर्म में जाता है, लीनियर जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लें तो C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड हो जाता है। 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन की अगर हम बात कर लें तो एक क्लोरीन ऊपर होता है और एक क्लोरीन नीचे होता है, सब सिमेट्रिकल है। यही तो आंसर है। तो मैं देखो यहाँ अमोनिया ये गड़बड़ कर गया, नॉन प्लेनार होता है। बेरिलियम डाइफ्लोराइड ठीक है, वाटर भी नॉन प्लेनार होता है। जहाँ जहाँ वाटर है वो तो भैया हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम खुद जानते हो कि उस पर 2 लोन पेयर होते हैं, 2 बॉन्ड पेयर होते हैं, एंगुलर होता है, बेंट शेप का होता है वो। 1,4 तो सिमेट्रिकल है, बोरॉन ट्राईफ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड। 1,3 दिक्कत दी गई यहाँ पे। जैसे अगर मैंने यहाँ बेंजीन बनाया, पाई 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 लगा के, एक मैंने 1 नंबर पे लगा, 1 2 3, एक यहाँ लगा दिया, मेटा सिमेट्रिकल थोड़ी ना होता है। तो जो चीज़ में चार्ज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है अगर, तो आप क्या बोलेंगे कि वो डाइपोल मोमेंट 0 रखेगा। तो 148 सही आंसर इज 2। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 149 पे। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, बढ़िया सवाल। एक एक करके इक्वेशन लिखते हैं, है ना, और फाइनल इक्वेशन से मैच कराने की कोशिश करते हैं। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पूछा है, तो लिखूंगा मैं कार्बन ग्रेफाइट प्लस ऑक्सीजन गैस, जो आपको क्या दे देता है CO2 गैस। फिर अगर हम CaO के फॉर्मेशन को लिखते हैं तो यहाँ पर हम लिखते हैं कैल्शियम सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस, ये आपको क्या दे देगा कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड। यहाँ तुमने क्या लिखना होगा 1/2। तीसरी रिएक्शन के बारे में भी दे दिया गया कि रिएक्शन ही दे दी गई, चलो बढ़िया है। तो CaCO3 सॉलिड गिव्स यू CaO सॉलिड प्लस CO2। इनका कुछ डेटा भी मुझे दिया गया है, जैसे पहली इक्वेशन के लिए बोला है वैल्यू -94 किलो जूल, इसके लिए बोला है -152 किलो जूल, इसके लिए उन्होंने बोल दिया है 42 किलो जूल प्लस में। और मेरा जो सवाल है वो है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको ध्यान होना चाहिए, एक ऐसी रिएक्शन जहाँ पे आपके मॉलिक्यूल में मिल रहे एटम्स को उनकी रेफरेंस स्टेट या एलिमेंटल स्टेट से बनाया जाए। सो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर मैं बनाने की कोशिश करता हूँ तो मुझे पहले कैल्शियम सॉलिड चाहिए, कार्बन चाहिए ग्रेफाइट स्टेट वाला, और साथ ही में मेरे को क्या चाहिए
ऑक्सीजन चाहिए, नीचे लिख लेते हैं। यहाँ मुझे चाहिए कैल्शियम सॉलिड, फिर मुझे चाहिए कार्बन जो कि ग्रेफाइट फॉर्म में हो, साथ ही साथ O2 गैस चाहिए। अच्छा O2 गैस चाहिए, हमें 3 एटम चाहिए, तो यहाँ 3/2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपको क्या मिल जाएगा C। तुम्हें ये निकालना है। तो हमारे पास 3 रिएक्शंस दी गई हैं, इसको मान लीजिए मैं 1 मान लूँ, 2 मान लूँ, 3 मान लूँ, और मुझे इस रिलेशन या रिएक्शन के बारे में बताना है। तो क्या पहली और दूसरी और तीसरी रिएक्शन के साथ किया जाए कि हमें चौथी रिएक्शन मिले, दैट्स द क्वेश्चन। तो आपको ना पहली रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन और तीसरी रिएक्शन के साथ कुछ करना पड़ेगा, है ना, कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, है ना, कि इसको जोड़ो, इसको घटाओ, इसका गुणाकार करो या इसका भागाकार करो, पर क्या लेके आओ, ये लेके आओ। अब मैं आपको बताता हूँ एक सिंपल सा तरीका। आप देखो आपने इसको देखना है और इन तीनों को देखना है। कैल्शियम कार्बोनेट, इस रिएक्शन को अगर मैं देखता हूँ तो मैं लिख देता हूँ 4 इज इक्वल टू, क्या होगा, लेट अस वेरीफाई दैट। 4 इज इक्वल टू 4 में कैल्शियम कहाँ पे है, रिएक्टेंट में। तो तुम्हें ऊपर से कोई ऐसी रिएक्शन उठानी है जो रिएक्टेंट पे, देखो पहले कैल्शियम कहाँ है कैल्शियम, यहाँ है कैल्शियम। ये कैल्शियम कहाँ है, रिएक्टेंट में। आपको कहाँ चाहिए, रिएक्टेंट में, तो आप इसको एज सच लिखेंगे 2 प्लस करेंगे बेसिकली। फिर मैंने देखा कार्बन ग्रेफाइट कहाँ है, कार्बन ग्रेफाइट इधर है, कार्बन ग्रेफाइट इधर है। तो कार्बन ग्रेफाइट के लिए मैंने क्या किया, तुम्हें चाहिए रिएक्टेंट में, दिया गया है रिएक्टेंट में, तो प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे, प्लस। उसके बाद अगर आप देखें ऑक्सीजन, जो लोग 2-3 जगह होते हैं ना, उन पे रेफरेंस ना लें, जैसे ऑक्सीजन यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसके में रेफरेंस लेना थोड़ा सा अवॉइड किया करो। कैल्शियम कार्बोनेट तुम्हें प्रोडक्ट में चाहिए, यहाँ कहाँ है कैल्शियम कार्बोनेट, 3rd नंबर पे है। तुम्हें चाहिए प्रोडक्ट में, दिया गया है रिएक्टेंट में, तो तुम क्या करोगे, माइनस। मोटा माटी ऐसे रिलेशन बना सकते हैं। अब इसको वेरीफाई भी कर लो कि भैया मान लो 2 में तुमने 1 ऐड करी, 2 में तुमने 1 ऐड करी, ठीक है, और इससे माइनस कर दी, तो कैल्शियम ग्रेफाइट, कैल्शियम सॉलिड तो आ जाएगा यहाँ पे। देखो कैल्शियम सॉलिड मिला, कैल्शियम ग्रेफाइट मिला, यहाँ 1 ऑक्सीजन है, यहाँ आधा है, तो 1.5 ऑक्सीजन भी मिल गए, बात बराबर हो गई। नीचे वाले से माइनस किया तुमने, तो इस तरफ क्या आ रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, जो तुम्हें नहीं चाहिए, जो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर आ रहा है कैल्शियम ऑक्साइड, जो यहाँ से भी, तो ये भी कट जाएगा। तो ये बनाना आना चाहिए। हालांकि यहाँ तो बहुत ही आसान पूछा है, डायरेक्ट पूछा है, बट इस तरीके से अगर आप करेंगे तो चीज़ें और इम्प्रूव होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ कोई कोफिशिएंट होता कि मुझे यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट 2 मोल्स चाहिए पर दिए गए हैं 1 मोल, सो तुम थर्ड रिएक्शन को माइनस करते पर 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, तो दिस विल हेल्प। अब जो वैल्यूज़ दी गई हैं, इसके बाद मैथमेटिक्स है, लगा दो उसमें। तो 2 नंबर पे दिया गया -152, 1 नंबर पे दिया गया -94 और -42, सब कुछ कर देना माइनस माइनस, तो 4 8 हो जाएगा, 9 5 4 9 9 दूनी 18, ऊपर गया 288 है क्या कहीं, हाँ जी, प्लस में माइनस में, तो 149 का आंसर क्या हो गया आपका, 4th हो गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 150 पे आते हैं। 150 में कह रहा है दैन एटम ऑफ एन एलिमेंट एक्स, जिसका वजन है, एक एटम का वजन है, ध्यान देना, एक एटम का वजन कितना है, 6.4 × 10⁻23। नंबर ऑफ ग्राम एटम के बारे में बात हो रही है, मतलब मोल्स निकालने हैं। तो आप देखिए, जब आप एक एटम का मास ऑफ 1 एटम को जब आप Na से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, मोलर मास, ये तो पता होगा आपको। और मोलर मास से अगर हमने मोल निकालना है तो सिंपल सा फॉर्मूला है, मोल बराबर गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या रिलेशन लिख देते हैं, हम लिख देते हैं 6.4 × 10⁻23 ग्राम्स, इसको मैं Na से मल्टीप्लाई कर दूँ 6.022 × 10⁻23, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, मोलर मास। अब मैं अगर इसका मोलर मास निकालने का ट्राई करता हूँ तो इधर से ये वैल्यू चली जाती है, 6.4 × 6 अगर मैं करता हूँ तो दिस हैज़ टू बी 24 2 36 37 38 38.4 के आसपास की वैल्यू आ रही है। अगर मैं इसको सिर्फ 6 मानूँ, है ना, तो 2 ऊपर गया, 36 37 38, ये आ गया तुम्हारा मोल निकालना है अगर, तो मोल इज इक्वल टू गिवन मास कितना दिया गया है, 30 किलो। 30 किलो को ग्राम में करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये गिवन मास हो गया। 38.4 से आप डिवाइड मारेंगे, ओके, लंबी वैल्यू जा रही है। ऊपर आपके पास क्या रखा है, ऑप्शन चेक करें, 100 178 800 कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेट। देखो क्या कर सकते हो, इजी से इजी बनाने के लिए इसको 300 से इंटू 100 लिख कर दो, नीचे को 40 मान लो, ये जीरो से तुमने एक जीरो उड़ा दिया,
इसको उड़ाओगे या फिर इसको ऐसे करें, 0 से ये 0 उड़ा, 30/4 कितना होगा, 4 1 जा 4, फिर ये जाएगा तुम्हारा 28, 7 4 जा 28, फिर 28 जाएगा, पॉइंट लगा देना, पॉइंट लगाने के बाद क्या लिखोगे, 28 20 20 20 20 20 9 इंटू, ओके 780 के आसपास जाना चाहिए, तुम खुद ही सोच लो, 30/4 कर रहा हूँ मैं, 30/4 वैल्यू जो है वो 7 टाइम्स होनी चाहिए, 100 से मल्टीप्लाई मारना है, तो ये 7.79 आएगा, 7.79 इंटू 100 विल गिव मी 779, तो 150 का सही आंसर हो गया फोर्थ, क्या हो गया, फोर्थ। इसके बाद हमारे पास असर्शन रीजन है, बहुत ही शानदार असर्शन रीजन है, आप इसको पढ़ो, इत्मीनान से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे दिया गया है कि असर्शन देयर इज अ considerable increase in the covalent radius from nitrogen to phosphorus. However, arsenic to bismuth, there only a small increase in covalent radius. आप देखें अगर तो ना प अस सब बी कह रहे हैं कि अगर मैं नाइट्रोजन से जो है फास्फोरस जाता हूँ तो इंक्रीज़ अच्छा खासा हो रहा है, बट आर्सेनिक से जब मैं बिस्मथ जा रहा हूँ इस दौरान इंक्रीज़ उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। ये बात पूर्णतः सत्य है, क्योंकि यहाँ देखोगे तो डी डी कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है और यहाँ एफ एफ, डी डी कॉन्ट्रैक्शन एफ एफ कॉन्ट्रैक्शन, जितनी उम्मीद होनी चाहिए थी साइज़ बढ़े उतनी साइज़ नहीं बढ़ी क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्शन हो गया। सेकेंड रीजन कह रहे हैं कि कोवेलेंट एंड आयनिक रेडियस इन अ पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। कोई भी ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं कर रहा मैं, उस ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर मैं एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाता हूँ तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, बिल्कुल, आई मीन साइज़ बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे अगर तो जो हमारा असर्शन है वो सही है और जो हमारा रीज़न है वो भी सही है, बट हम क्या ये रिलेट कर पाएंगे कि फॉस्फोरस से आर्सेनिक जो बदलाव आया या एंटीमनी से बिस्मथ जो बदलाव आया वो कोवेलेंट और आयनिक रेडियस की वजह से आया? नहीं, ये चेंजेस आए किसकी वजह से, यहाँ पे आ गया आपका डी डी कॉन्ट्रैक्शन और फिर यहाँ पे क्या आ गया, एफ एफ कॉन्ट्रैक्शन। ये तो रीज़न सही नहीं है, मतलब रीज़न उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो रीज़न असर्शन आर ट्रू इज़ नॉट द करेक्ट, क्योंकि रीज़न भाई सम डी डी कॉन्ट्रैक्शन को एफ एफ कॉन्ट्रैक्शन को तुम कहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट की साइज से समझा पाओगे। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट 151 का आंसर हो गया सेकंड, फिर हम आते हैं 152 पे। 152 में अगर हम देखें एटॉमिक का हमारा सवाल है, बहुत बोल रहा हूँ सुबह से, एटॉमिक का हमारा सवाल है, इसमें हमसे कह रहे हैं द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 eV, ये एनर्जी दी गई है। पोटेंशियल एनर्जी निकालनी n बराबर 4 में, पोटेंशियल निकालनी, आयनाइजेशन नहीं निकालनी है, तो तुम क्या करो, टोटल एनर्जी निकाल दो, टोटल एनर्जी निकाल दो, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी होती है, ये हमें पता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला लगाएं, ई एन इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, हमने ये रिलेशन लगाई। फिर अगर हमने यहाँ पे E4 के लिए ये काम किया तो ये हो गया -13.6, जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाइड्रोजन की बात हो रही है तो 1 स्क्वायर अपॉन एनर्जी आ गई आपकी 4 स्क्वायर, तो E4 की वैल्यू क्या आ जाती है -13.6 अपॉन 16 EV पर एटम। ये वैल्यू अगर आप देखोगे तो भैया ऊपर 13 है, पहली चीज़ तो E4 आएगा माइनस में, ऊपर 13 नीचे 16, 1 से वैल्यू कम आएगी, 0 पॉइंट पे एक ही वैल्यू आ रही है, यही आंसर हो जाएगा। ये नहीं है आंसर, क्यों नहीं आंसर, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये चौथी स्टेट की एनर्जी है, मुझसे नहीं पूछा चौथी की एनर्जी बताओ, मुझसे कह रहा पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो जो तुमने वैल्यू निकाली है ना यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0.85 EV, ये जो अपन ने वैल्यू निकाली है इससे पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो 2 इंटू माइनस ऑफ 0.85 EV करूँगा मैं, तो 8 दूनी 16 -1.70 EV आना चाहिए आंसर, जो है चौथा वाला। समझना गलतियों को जरूरी, अभी आयनाइजेशन एनर्जी दे सकता था वहाँ यहाँ पे, उसने पोटेंशियल दिया क्योंकि वो जानना चाह रहा था कि क्या आपको
टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन आपस में याद है या नहीं? चलिए फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 153 पे। 153 पे पहले मुझे आप बताएं कि आपने क्या आंसर दिया है। मुझे कमेंट में लिख के बताएं कि 153 का आपने क्या आंसर दिया है, जल्दी बताएं। ओके हमें जो है बताना है कि कौन एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो मैं रेडॉक्स पढ़ाया तो तुम्हें ये बात बताइए कि जब हम एक रेंज की बात करते हैं, लेट्स से ये सब किसके, कसी गे सनपब कार्बन फैमिली को ले लूँ अगर मैं, तो -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +2 +3 +4, इन सबको अगर मैं ले लेता हूँ तो तुम्हें ये बात याद होनी चाहिए कि जो सबसे मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला बंदा है वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइज होगा। अगर वो ऑक्सीडाइज होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, अच्छा इनफैक्ट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बन सकता है। अगर आप हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले की बात करते हो, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले की अगर हम बात करें तो वो अपनी वैल्यू को कम ही करा सकता है, सिर्फ मतलब उसका सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, रिडक्शन। तो वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो मुझसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में पूछा गया तो मुझे बताना है सबसे ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर वाला कौन बंदा है और वो स्टेबल नहीं होनी चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आप देखो 10 में 2 वैल्यूज़ दे दी गई हैं, तो हमने सोचा Sn+4 ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर वाला है तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। फिर मुझे यहाँ पे लेड Pb+2 और Pb+4 दिया गया है, इसमें मैंने Pb+2 को चुना। फिर मुझे यहाँ पे थैलियम +1 और +3 दिया गया है, इसमें बड़ी वैल्यू Tl की है तो मैंने इसको चुना, करेक्ट। बट यहाँ पे जवाब आपको नहीं मिलेगा, थोड़ा सा हमें और आगे जाना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा। जब मुझे ऐसे पी ब्लॉक में नीचे की तरफ आते हैं तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में आपको पढ़ाया था इनर्ट पर इफेक्ट, उसका रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे आता है क सी गे सन पब, इधर आ जाता है बैंगन आलू गाजर इन थैला। नीचे जाने पे लोअर मोस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं पीबी की बात करता हूँ तो पीबी का जो है वो +2 ज़्यादा स्टेबल है और +4 कम स्टेबल है। तो अगर पीबी +4 में है तो वो कहाँ जाना चाहेगा, +2 में। तो ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजेशन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, येस। तो ये आपका सही जवाब है यहाँ पे Pb+4। ऊपर आता हूँ तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है कि Sn तुरंत पलटी खा जाता है। Sn+2 ज़्यादा स्टेबल है, कम स्टेबल है सॉरी, और Sn+4 ज़्यादा स्टेबल है। तो यदि आपने सोचा है कि Sn+4 को हम फटाक से Sn2+ बना देंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि +4 ज़्यादा स्टेबल है, वो वहीं बना रहेगा, वो +2 में जाएगा ही नहीं। जब वो +2 में जाएगा नहीं तो फिर क्या होगा, वहाँ पे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बन ही नहीं सकता है। तो ये स्टिन वाला केस बाहर हो गया। अब अगर हम थैलियम की बात करें, जो सबसे नीचे वाला बंदा है, इसमें अगर हम देखेंगे तो Tl+3 जो है वो कम स्टेबल होता है, पर +1 ज़्यादा स्टेबल होता है। तो अगर मेरे पास Tl जो है वो +3 में है तो वो दुड़ूम से +1 में चला जाएगा। जैसे ही +3 से वो +1 में गया, उसने क्या करा दिया, खुद का रिडक्शन, सामने वाले का ऑक्सीडेशन, हैंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आंसर यहाँ पे Pb+4 है और Tl+3 है, फर्स्ट ऑप्शन है। मान लीजिए आपको ये इनर्ट पर इफेक्ट वाली बात नहीं स्ट्राइक करी गई होगी तो आपने थर्ड मार्क कर दिया होगा और आपने एक माइनस नंबर ले लिया होगा। हालांकि मैं एक नहीं मानता हूँ उसको, आप 5 नंबर का नुकसान करते हैं। मान लीजिए आपने थर्ड मार्क कर दिया, इनर्ट पर इफेक्ट नहीं आता, Sn मार्क करके 3 नंबर मार्क कर दिया, थर्ड ऑप्शन मार्क कर दिया, सही सेकंड ऑप्शन मार्क कर दिया कि 3 आर राइट। तो क्या होता है कि 5 नंबर का नुकसान होता है, एक तो -1 मिलता है तुम्हें और बाकी 4 नंबर उम्मीद के कटते, उम्मीद करी थी ना कि सही होगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 154 पे। असर्शन है, बहुत असर्शन रीजन आए हैं इस बार। 154 में स्टेटमेंट 1 कही गई है कि एक पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज़ लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो द प्लेन। गलत, बिल्कुल गलत। जो पाई होती है जिसका पैरेलल ओवरलैप होता है, उसमें जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है उसके ऊपर एक क्लाउड बनता है और उसी के नीचे एक क्लाउड बनता है। तो अबव द एंड बिलो द प्लेन अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, ना कि कम। तो पहली स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है कि द पाई स्टार एबीएमओ हैज़ अ नोड बिटवीन न्यूक्लाई, दैट्स राइट। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट सेकंड इज ट्रू। 1 इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू, फोर्थ ऑप्शन इज राइट। वो ऐसा नोडल प्लेन निकाल के रखते हैं ना हम बीच में कि एक इधर हो गई, एक इधर हो गई, एक इधर हो गई, एक इधर हो गई, ये तुम्हारा नोडल प्लेन होता है, याद है पाई जब कराते हैं हम। 155 पे आते हैं, अगेन असर्शन रीजन। वाह, आज तो बारिश हो गई। बेंजीन is more stable than hypothetical cyclohexatriene, absolutely right। बेंजीन ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, क्योंकि वो डीलोकलाइजेशन होता है वहाँ पे।
ओके, रीज़न है द डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज अट्रैक्टेड मोर स्ट्रांगली बाय द न्यूक्लियाई ऑफ कार्बन एटम। तो जब हम बेंजीन को इमेजिन करते हैं तो हम उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड मानते हैं कि रोटेट हो रहा है और एक नीचे भी हो रहा होता है, सैंडविच की तरह होता है। ये बेंजीन के 6 कार्बन है, ऊपर एक रिंग बनती है, नीचे एक रिंग बनती है। अब जब बेंजीन की स्टेबिलिटी चेक की जाती है तो रेजोनेंस एनर्जी नाम का या डीलोकलाइजेशन की वजह से आई एरोमेटिसिटी उसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का कारण बनती है। रीज़न इज़ परफेक्टली राइट, एसर्शन इज़ परफेक्टली राइट, और रीज़न समझा भी रहा है बेंजीन की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को, तो हम यहाँ पे मार्क कर देंगे फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, फिर हम 156 पे आते हैं। एट रूम टेम्परेचर द एक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ इथेन। अगर हम एक्लिप्स्ड फॉर्म को देखें तो कुछ इस तरीके से एक्लिप्स्ड होता है, और स्टैगर्ड अगर हम देखेंगे तो इस तरह से स्टैगर्ड होता है। भैया कन्फर्मेशंस हैं, तुमको ये बात बताई थी कि कन्फर्मेशंस आर ईजिली इंटर कन्वर्टेबल, बहुत आसानी से ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो बोलते हैं इंटर कन्वर्टेबल। एंड नॉन रिजॉल्वेबल, मतलब अलग नहीं कर पाओगे, क्योंकि आसानी से कि इधर चला फिर मैं उधर चला, फिर मैं इधर चला फिर मैं उधर चला, तो पता ही नहीं चला कि कौन कहाँ चला। बोथ कन्फर्मर्स आर इक्वली स्टेबल, नहीं, अगर इक्वली स्टेबल होते तो दे हैव देयर ओन आइडेंटिटी, दे आर इंटर कन्वर्टेबल रैपिडली। बिल्कुल सही जवाब भाई साहब, 156 का सेकंड ऑप्शन सही है। 3 नंबर पे कह रहे हैं देयर इज अ लार्ज एनर्जी बैरियर ऑफ रोटेशन। अगर एनर्जी बैरियर होता तो एक फॉर्म में रहता, दूसरे दूसरे फॉर्म में रहता। एनर्जी डिफरेंस भी लार्ज नहीं है, दे हैव वेरी लेस एनर्जी डिफरेंस। यहाँ लिख लो कि कन्फर्मर्स हैव वेरी लेस एनर्जी डिफरेंस। इसका उल्टा होता है उधर सिस ट्रांस में, है ना, जीआई जब देखते हैं कि सिस और ट्रांस आपस में नॉन इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच में जो रोटेशन है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है। रिजॉल्वेबल होते हैं, अगर वो एक दूसरे से अलग हो सकते हैं तो हम उनको एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होता है। तो इसका एग्जैक्टली उल्टा एक्सप्लेनेशन जीआई की एग्जिस्टेंस देता है, और यहाँ पे कन्फर्मेशंस की एग्जिस्टेंस मिलती है। ओके, फिर हम आते हैं कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। इक्विलिब्रियम से सवाल है, रिएक्शन है इक्विलिब्रियम पे है, सबकी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है 0.01। बताना क्या है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्ट। अच्छा अच्छा अच्छा, एक काम करते हैं, देखो के दिया है, इसका के भी नहीं दिया है, इसका ना वो निकालने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इक्विलिब्रियम की कॉन्सेंट्रेशन दी गई है, तीनों को कंपेयर करना है, आगे जाएगा पीछे, के निकाल लेते हैं। चलो, के इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 लिखेंगे, Cl2 लिख देंगे, अपॉन में क्या कर देंगे PCl5। तो इसका जो K1 है वो क्या आ जाएगा 0.01 इंटू 0.01 अपॉन 0.01, तो वैल्यू आ गई 0.01। दूसरे वाले केस में अगर मैं बढ़ता हूँ आगे, इधर इधर 1 1 2, डेल्टा एन जी 0 है, तो K2 क्या हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा K2 इज इक्वल टू 0.01 इंटू 0.01 अपॉन 0.01 का स्क्वायर। काम ख़त्म, पैसा हजम, K2 आ गया 1। तीसरे वाले केस की अगर हम बात कर लें, अमोनिया वाले केस में, तो जो K3 आएगा वो आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया का स्क्वायर अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 का क्यूब आ जाएगा। अब क्योंकि पहले से क्या रखा है, सबकी कॉन्सेंट्रेशन 0.01 है, तो यहाँ हम लिख देंगे 0.01 का होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 0.01 मल्टीप्लाइड बाय 0.01 का क्यूब। तो ये उड़ गया पूरा, इससे 2 उड़ा, तो K3 की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 0.01 का होल स्क्वायर। मतलब 1 अपॉन 10 के पावर -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर करेंगे तो -4 होगा, -4 नीचे से ऊपर जाएगा तो +4 आएगा, तो K3 की वैल्यू क्या आ गई 10 की पावर 4। अब ये तुमको पता होगा कि ज़्यादा K का वैल्यू ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन को बढ़ाता है, राइट।
वो कॉन्सेप्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेशन हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम में, केमिकल इक्विलिब्रियम में, कि अगर हमारा 10 की पावर 3 से ज़्यादा वैल्यू होती है के की, तो हमारा प्रोडक्ट डोमिनेट करता है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। अगर 10 की पावर -3 से कम वैल्यू होती है के की, तो हमारा रिएक्टेंट डोमिनेट करता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है, राइट। और अगर इनके बीच में होता है तो इक्विलिब्रियम में हम वाइस वर्सा देख सकते हैं। हालांकि यहाँ एब्सोल्यूट कंपैरिजन करने में ज़्यादा वैल्यू आ रही है K3 की, मतलब ये रिएक्शन ज़्यादा आगे बढ़ेगी, फिर 2 फिर 3, बहुत शानदार। सेकंड ऑप्शन इज़ राइट। 157 का कौन सा सही ऑप्शन सही है? सेकंड ऑप्शन इज़ राइट। 158 की अगर हम बात करें, फॉर अ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, हल्का फुल्का जो है वो सॉल्ट डिजॉल्व हो सकता है, AB2, द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2 माइनस आयन एंड B माइनस आयन इज, अच्छा अच्छा, तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ही दे दी गई, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ओके ओके। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन दे दी गई है, मतलब हम इक्विलिब्रियम पे हैं, इक्विलिब्रियम पे है मतलब सैचुरेटेड सोल्यूशन है, सैचुरेटेड सोल्यूशन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि KSP जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? IP के बराबर, KSP बराबर IP हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही मैंने KSP बराबर IP किया, अब आयनिक प्रोडक्ट अगर मैं लिखना चाहूँगा इसका, तो वो क्या हो जाएगा? सॉल्ट कौन है? AB2 है ना, AB2 को तुम आयनाइज करा दो तो ये बन जाएगा A2 प्लस, और फिर मिलेगा 2B माइनस। तो IP यहाँ क्या हो जाएगा? इधर आप लिख देंगे A+2, फिर इधर आप क्या लिखेंगे? B माइनस का स्क्वायर। तो क्या मुझे A+2 की वैल्यू दी गई है? या 1.2 इंटू 10 की पावर -4 मल्टीप्लाइड बाई 0.24 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 2, तो यह आ जाएगा 1.2 इंटू 0.24 इंटू 0.24 इंटू 10 की पावर 3 दूनी 6 4 10 -10, ठीक है। तो और नीचे उतारने की कोशिश करूँगा तो आधा आधा 1, 24 25 25 625 625, 4 जीरो उड़ाए, 10 की पावर -6 हुआ, 625 12 12 6000 6600, ओके ओके, 6000 के आसपास आएगा, तो ज़ीरो आ जाएंगे, तो ये तुम्हारा कितना आना चाहिए? दिस हैज़ टू बी 6 के आसपास। कौन सी वैल्यू आ रही है? 2 वैल्यू आ रही है, अच्छा ठीक है ठीक है। तो देखो 24 इंटू 24 अगर मैंने करना, मैं सबको उड़ा दे रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं एक बार, ये हमारा 6 4 10 आया, 1 2 3 4 5, 10 की पावर -5 आ गया, 24 इंटू 24 इंटू 12, 24 24 625 625 12, 6000 6000 6000 6000 6000 के आसपास आएगी वैल्यू, 10 आ रहा है ना, हाँ ठीक है, ऑलमोस्ट। तो 690 के आसपास चला जाएगा, -5 करेंगे तो 1 2 3 करना पड़ेगा, तो इट हैज़ टू बी क्लोज टू 10 टू द पावर -9 विच हैज़ टू बी 6। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे? 91.23, ओके, 9 10 11 12, ओके। तो 6, एक मिनट, ये पॉइंट यहाँ नहीं आएगा, ये पॉइंट आएगा 2 के बाद। तो वैल्यू मैच कराएंगे 10 की पावर -12 में, तो अगर मैं इसको 10 की पावर -12 करता हूँ, तो 3 वाला छोटा करना बड़ा करना, 6.9123 के आसपास जाना चाहिए, 6.9123 मैच कर रहा है, यही है 158 का फर्स्ट ऑप्शन ही है। नीचे वाली वैल्यू 0.069 जा रही है, नीट में चलता है इतना, वैल्यू पावर सेम थी तो हम ये कर सके, नहीं होती पावर सेम तो हम ये ना कर पाते। 158 का फर्स्ट है, 158 के बाद हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास आता है 159। 159 में हमसे कहा गया है 1 मोल ऑफ अ गैस एट 1 बार एट 300 केल्विन इज कंप्रेस्ड, यार कंप्रेस्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस है हमारे पास, बाय यूज़ ऑफ कांस्टेंट प्रेशर एट 5 बार। तो दो कंडीशंस लेते हैं, इनिशियल फाइनल। वर्क डन निकालना है, कांस्टेंट प्रेशर मतलब इरिवर्सिबल है, तो W बराबर -P डेल्टा V। हाउ मच वर्क इज़ डन इन अ गैस, अच्छा ओके, कंप्रेस की गई है, W पॉजिटिव आएगा, ओके। पहली कंडीशन में मुझे पता है PV इज इक्वल टू NRT होता है, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू हो जाएगा NRT अपॉन P। तो V1 अगर मैं निकालूंगा तो मोल है 1, R की वैल्यू हो जाएगी 0 पॉइंट, किस में? बार में है, 0.0821 मल्टीप्लाइड बाई
टेम्परेचर आ जाएगा 300 केल्विन, 300 केल्विन, और प्रेशर कितना दे दिया गया है 1 atm। तो V1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, 8 3 24, 24 से 2 जीरो उड़ाया, हाँ 24, 24 के आसपास जाना चाहिए, नहीं 0.2 है ना, 25 के आसपास जाना चाहिए। ये 4 जीरो थे, 2 जीरो उड़ाया, 8.21 बना, 8.21 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8.8 जो 24 और 3 टू जस्ट 6 तो 25, 24.68 के आसपास आएगी वैल्यू। तो V1 हो गया 25 रुपये। अब फाइनल वॉल्यूम कितनी होगी, क्योंकि कंप्रेस किया जा रहा है, हाँ तो ये कम होनी चाहिए। तो दूसरी वैल्यूम हो जाएगी V2 इज़ इक्वल टू 1 मोल मल्टीप्लाइड बाय 0.0821 मल्टीप्लाइड बाय 300 से 300 ही रखा, कांस्टेंट टेम्परेचर है, अपॉन में प्रेशर बढ़ा दिया मैंने, 5 atm कर दिया, 5 बार कर दिया, 5 बार कर दिया। अब ये गया इससे, ऊपर वाला मल्टीप्लाई 25 ला रहा था मैं, तो ये 25/5 करोगे तुम तो कितना आ जाएगा, 5 लीटर। तो पहले वॉल्यूम कितनी थी 25 लीटर, अब वॉल्यूम कितनी होगी 5 लीटर। ये आपको इटसेल्फ समझ में आ गया कि कंप्रेशन हो रहा है। अब मैंने यही वर्क डन के फॉर्मूले को एक्सपैंड किया, तो मैंने लिखा W बराबर माइनस ऑफ प्रेशर कितना हो गया 5 बार, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू डालना है, 1 बार नहीं डाल देना। फिर V2 माइनस V1, फाइनल प्रेशर कितना था 5 माइनस वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम इज़ 5 लीटर, उसके पहले 25 लीटर, तो ये माइनस आएगा, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस 20, 5 इंटू 20 मतलब 100 बार ATM, 100 बार ATM आंसर है। ओहो बार ATM में तो आंसर ही नहीं है, या तो जूल में है या तो कैलोरी में है। लीटर ATM भी अगर मैं ले लेता हूँ, उसको जूल में कन्वर्ट करूँगा तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 1000 आएगा, अब सॉरी 100000, 10,000, बट वो आएगा नहीं यहाँ पे। कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे तो 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 मल्टीप्लाइड बाय 1000 कैलोरी, ये 2400 आएगा, 2400 इज दिस इज़ राइट कैलोरी में। उसमें तो 101 से मल्टीप्लाई करते हैं ना जूल में निकालने के लिए, तो 100 से अगर मल्टीप्लाई कर भी दूंगा तो 100 इज़ 10,000, तो इट्स नॉट मैचिंग, और वो भी जूल में। 10,000 ये दिया हुआ है, 9,976 कैलोरी, 9,900 लीटर ATM, वो जूल में होता तो हम वहाँ पे जाते, वो जूल में है ही नहीं, तो 159 का क्या हो गया, सेकंड ऑप्शन सही है। इसके बाद में आगे बढ़ा, असर्शन मुझे क्या दिया गया है कि SiF6 इज़ नोन, SiF6 होता है, SiCl62 माइनस नहीं होता है, ठीक बात है, क्योंकि F जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। रीज़न क्या है, साइज ऑफ फ्लोरीन इज स्मॉल, ओके फ्लोरीन का साइज कम है, विच एंड इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटरैक्ट्स विद द d ऑर्बिटल, वेरी गुड वेरी गुड। देखो छोटे एटम्स ज़्यादा लग सकते हैं, जब हम 6 कोऑर्डिनेशन में या 5 कोऑर्डिनेशन में या 7 कोऑर्डिनेशन में जाते हैं, तो जो टर्मिनल एटम होता है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो छोटा होना चाहिए साइज़ में। अगर वो छोटा होगा तो हम उसको ज़्यादा स्टेबल करवा पाएंगे। तो ये रीज़न सही है, असर्शन भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया गया है। 160 का आंसर हो जाएगा 1। फिर हम आते हैं 161 पे। 161 पे मुझे दिया गया, विच आर द फॉलोइंग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन होमोन्यूक्लियर इंटर एटॉमिक न्यूक्लियस इज दिस। आपको क्लास में कराया गया था ना, वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग एक ऑर्बिटल आई, दूसरी ऑर्बिटल आई, वो ओवरलैप करे तो मिला क्या मुझको, राइट। तो इधर अगर हम देखेंगे तो 2pz आपको कुछ ऐसी देखने को मिलेगी, और px कुछ ऐसी मिलेगी, तो भाई ये तो ज़ीरो ओवरलैप हो गया। 2s और 2px, ये 2s है और ये 2px है। मैं ऐसे करके क्यों नहीं लाया, क्योंकि z एक्सिस के अलॉन्ग लाना है, तो ये भी नहीं होने वाला है ना। अगर मैं 3dxy कुछ ऐसे एग्जिस्ट करेगी z एक्सिस के अलॉन्ग, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कुछ ऐसे एग्जिस्ट करेगी, तो भाई ये भी नहीं कर रहे ओवरलैप सही से। अगर ऐसे ला रहे हो तो ज़ीरो ओवरलैप हो रहा है इनका। अगर आप थर्ड इसके डी वाले ऑप्शन पे जाओगे तो ये ऐसे, और इसके हाँ ये बिल्कुल बनाएगी, दिस इज़ बनाएगी, बिल्कुल बनाएगी। pz और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, pz हमने कुछ ऐसे दिखा दी, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपने कुछ ऐसे दिखा दी। नहीं नहीं नहीं, ये बाहर आ रही है, मतलब तुम्हें लग रहा होगा मैंने प्लस बनाया, बट टेक्निकली ये जो लोब है ये तुम्हारी तरफ है, ये वाली जो लोब है ये तुम्हारी तरफ है, और ये वाली लोब पीछे है। तो बेसिकली फेस पे जा रहा है, जैसे ये मेरा जो हाथ है इसमें 4 लोब्स हैं और इधर से pz आ रही है, तो ये कोई ओवरलैप ही नहीं हुआ।
तो ई वाला भी नहीं होगा। तो जो सही आंसर है इसका वो क्या है, डी ओनली। सो 161 इज डी। 161 के बाद हम आगे जाते हैं, 162 पे आते हैं। A gaseous hydrocarbon gives upon combustion 0.72 ग्राम ऑफ वाटर एंड 3.08 ग्राम ऑफ CO2। ओके, तो मैं मान लेता हूँ कि CxHy प्लस x प्लस वाई बाई 4 मोल्स ऑफ O2 गिव्स x CO2 प्लस y बाई 2 मोल्स ऑफ H2O। ये हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब एक गैसियस हाइड्रोकार्बन है जिसने कंबशन पे मुझे 0.72 ग्राम ऑफ CO2 दिया है और 3.08 ग्राम ऑफ, एक मिनट, 0.72 ग्राम वाटर है और 3.08 ग्राम CO2 है। ये गिवन मास है। तो सबसे पहले मैंने इसके मोल निकाले, इसको 44 से डिवाइड करा, इसको मैंने किससे करा, 18 से करा। 18 36 72, ये क्या आ गया 0.04, ये आ गया 44 308 0.077, हाँ 7 आएगा। इसके बाद हमने क्या किया, रेशो निकाल लिया। तो ये जो वैल्यू आई है ये यही आई है कि x अपॉन वाई बाई 2 इज़ इक्वल टू 0.07 डिवाइडेड बाई 0.04। तो ये x अपॉन वाई की क्या वैल्यू आ जाएगी, x अपॉन वाई की वैल्यू आ जाएगी 0.07 अपॉन 0.04 इंटू 1/2। ये हटा 7 अपॉन 8 आया, मतलब C7H8 कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यही आप मार्क कर देंगे। 162 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। 4 के बाद हम आते हैं 165 पे। व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट वेट ऑफ P4 इन द फॉलोइंग रिएक्शन। P4 मतलब आपका फॉस्फोरस है। यहाँ फॉस्फोरस जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, जीरो से ये कहाँ जा रहा है, -3 में जा रहा है। और H2PO2 -1 ये हो गया 4 2 2 +1, तो दो जगह हो रहा है। एक बार P4 का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, जिसमें वो जा रहा है +1 में। तो मैं लिख सकता हूँ कि P4 जो है वो जा रहा है NaH2PO2। एक बार वो भाई कहाँ जा रहे हैं, एक बार वो P4 से कहाँ जा रहे हैं, PH3 में जा रहे हैं। ये ज़ीरो हो गया, ये क्या हो गया -3, ये ज़ीरो हो गया और ये क्या हो गया तुम्हारा +1। तो कितने इलेक्ट्रॉन का फ़र्क आ रहा है यहाँ पे, यहाँ मैं इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन पर 4 फॉस्फोरस है तो 4 कर दिया। यहाँ का n फैक्टर कितना हो गया 4, ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो n फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन कितना आ गया यहाँ पे 4 आ गया। am I ऑडिबल। उसके बाद यहाँ से यहाँ अगर मैं जा रहा हूँ तो 4 से मैं जा रहा हूँ इधर, तो 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। 4 बंदे हैं, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो n फैक्टर ऑफ रिडक्शन कितना आ गया 12। देखो ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, सेम बंदा जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और सेम रिड्यूस हो रहा है। तो इसका टोटल n फैक्टर निकालने का एक फार्मूला आपको बताया गया है, 1/nt इज इक्वल टू 1/n0/1/nr। ठीक है, तो 1/nt इज़ इक्वल टू, अगर मैं यहीं पे लिखता हूँ आगे जाके, तो 1/nt इज़ इक्वल टू 1/4 प्लस 1/12। तो ये कितना आ जाएगा 12 + 4 अपॉन 12 इंटू 4, दिस इज़ इक्वल टू nt। तो nt क्या हो जाएगा 24 16 32 48, nt की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो टोटल n फैक्टर कितना आ गया 3। मुझसे इक्विवेलेंट मास पूछा गया है किसका, P4 का। तो मैं लिखूँगा EW ऑफ P4 इज़ इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ P4 अपॉन n फैक्टर टोटल। मॉलिक्यूलर मास फास्फोरस का 31 होता है, 4 एटम है, 4 करेंगे तो 3 आ जाएगा। EW ऑफ P4, तो ये कितना हो जाएगा, 4 बन जा 4, 4 से जा 12, 124 अपॉन 3। ठीक है, उड़ा दीजिए आप, 4 3 जा 12। पूछा क्या मुझसे, अच्छा ओ फ्रैक्शन दिया है, ये है, देखो फोर्थ ऑप्शन इज़ राइट, फोर्थ ऑप्शन इज़ राइट। ठीक है, 165 के बाद हमारे पास आता है 167, जो द फॉलोइंग कंपाउंड शोज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, सबसे पहला कंपाउंड जो हमारे पास है उसे हम बोलते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो ये तुम्हारा OH है, ये तुम्हारा N लगा है, यहाँ डबल बॉन्ड O है और यहाँ ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, हाँ इंट्रा हो रही है। फिर आप आगे गए, पैरा की बात करी, तो पैरा वाले केस में तो तुमने पता ही है कि वो बॉइलिंग पॉइंट उसका ज़्यादा होता है।
तो ये जो तुम्हारा नीचे NO2 लगता है, ये बाकी लोगों से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है, कुछ यहाँ पे और ये ऐसे कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे और ये ऐसे कुछ यहाँ पे, तो ये दिखा देगा। फिनॉल की अगर हम बात करें, फिनॉल सिर्फ आप इस तरीके से शो करेंगे जिसमें आपका जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करा सकता है, फिनॉल भी दिखाएगा। सैलिसल्डिहाइड की अगर हम बात करते हैं तो ये 6 मेंबर की रिंग आती है, यहाँ पे हमारा OH लगता है, यहाँ हमारा CHO लगता है, ये तो नहीं दिखा रहा, भीड़ होगी ना। बी बॉम्बे चेन्नई, फोर्थ ऑप्शन इज़ राइट, बॉम्बे एंड चेन्नई फोर्थ ऑप्शन इज़ राइट। उसके बाद हम आगे जाते हैं 167 पे आते हैं। 167 में पहले लिखा है द असेंडिंग, बढ़ते हुए ऑर्डर में लगाना है, बढ़ते घटते सब बढ़ते हैं, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में लगाना है कंपाउंड्स को एसिडिक स्ट्रेंथ। ब्यू मतलब ब्यूटाइल, तो यहाँ आपने लिखा CH3, फिर आपने लिखा CH2, फिर आपने लिखा CH2, फिर आपने लिखा CH2, फिर आपने यहाँ लिख दिया क्या, OH। ये अल्कोहल है, रेस से बाहर हो गया, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी, ए सबसे लास्ट में होना चाहिए, ये चले गए बाहर। अब हम आते हैं इन सब पे, इनमें कौन लगा है, NO2, NO2 भाई लगाएंगे -M, MEO लगा देता है +M, यहाँ ना देना ना लेना, ये -M का 1 और ये -M का 2। एसिडिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स जो है वो इम्प्रूव करते हैं, बढ़ाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के फॉर्म में आता है। यहाँ 2 -M है तो E सबसे आगे होना चाहिए, सबसे ज़्यादा होना चाहिए E। उसके बाद देखोगे तो B होना चाहिए क्योंकि वहाँ पे 1 -M है। देने वाले ग्रुप को सबसे पीछे डालेंगे, है ना, देने वाले ग्रुप को सबसे पीछे डालेंगे, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, OH, तो E के बाद B जाएगा, B के बाद क्या आ जाएगा, D आ जाएगा, D के बाद आप बॉम्बे डाल देंगे, E है, E के बाद C है, सॉरी E के बाद B है, B के बाद D आएगा, D के बाद क्या आ जाएगा, C आ जाए, एक मिनट रुको, C आ जाएगा और C के बाद क्या आ जाएगा, A, ठीक है। सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ हम लेते हैं फिनॉल की, इसमें भी अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो ज़्यादा होती है वैल्यू, वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा। सबसे पीछे A है, फिर C है, फिर D है, फिर B है, फिर E है, फोर्थ मैच कर रहा है, फोर्थ मैच कर रहा है, ठीक है। 167 के बाद हम आते हैं 168 पे। 168 पे कह रहे हैं द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ C3H5Br3 इंक्लूडिंग स्टीरियो। तो सबसे पहला धर्म है आपका, इसमें आप क्या निकाल दें, DU, तो यहाँ आप लिखेंगे 2 इंटू 3 2 6 प्लस 2 -5 -3 अपॉन 8, 6 दूनी 8, 1 आ रही, सॉरी 0 आ गई, DU बराबर 8 8, 1 मिनट, 1 आ रही ब्रो। नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ C3H5Br3, 3 2 6 7 8, अरे यार 1 कैसे आ रही है, 0 आ रही है, 0 0 0 आ रही है। DU कितनी आ रही है, 0, मतलब कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई यहाँ पे रिंग नहीं है, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा क्वेश्चन। अब हम इसमें 3 कार्बन को लेके बढ़ते हैं आगे, जरा ध्यान दीजिए। 3 कार्बन स्ट्रेट तरीके से लगा दिए गए हैं। सबसे पहले मैं ब्रोमीन जो है वो एक ही कार्बन पे लगाता हूँ, तो एक ये सीन बन गया। फिर मैं 1 2 3 करके 2 ब्रोमीन को यहीं छोड़ के 1 ब्रोमीन को आगे ले जाता हूँ। फिर मैं 1 2 3 करके 2 ब्रोमीन को यहीं छोड़ के 1 ब्रोमीन को और आगे ले जाता हूँ, तो ये बन गया 1, ये बन गया 2, ये बन गया 3। कंडीशन क्या थी कि दोनों ब्रोमीन एक ही कार्बन पे लगे हुए हैं। पहले तीनों को एक जगह लगाया, फिर 2 को एक जगह लगाया, एक एक को फिर चेंज किया। अब हम क्या करते हैं, ब्रोमीन की पोजीशन चेंज कर देते हैं। 3 कार्बन में जो 2 ब्रोमीन्स हैं उन 2 ब्रोमीन को बीच में लगाते हैं। एक ब्रोमीन मैंने यहाँ लगाया और एक यहाँ लगाया, तो एक आपका यहाँ हो जाएगा। फिर हमारे पे एक कार्बन यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है। इन तीनों में अगर मैंने ब्रोमीन लगाया तो अलग अलग भी लगा सकता हूँ, एक ब्रोमीन, दूसरा ब्रोमीन और तीसरा ब्रोमीन, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, सो व्हाट्स द राइट आंसर, 5 है, 6 भी है, 4 भी है, रुको 1 मिनट। नंबर ऑफ आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स मिला के बताना है, तो कायरल सेंटर देखने पड़ेंगे, यहाँ तो नहीं है, ये है, दिस इज़ कायरल सेंटर, क्योंकि ये बंदा अलग है, ये अलग है, नीचे अलग है, हाइड्रोजन अलग है, तो यहाँ 2 आ जाएंगे। तो दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, यहाँ पे 1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1 आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 6 आएगा। अगर मुझसे ये पूछते कि एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, तो मैं 5 पर रुक जाता। क्योंकि मुझसे पूछा है इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं कायरल सेंटर्स भी देखूंगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स भी देखूंगा। फिर मैं आगे बढ़ा, मैंने देखा क्वेश्चन नंबर 169 कह रहे हैं H2I2 gives 2HI, वैल्यू ऑफ Kc दे दी गई है। Kc की वैल्यू दी गई है 66.9, 350 पे,
और एक है 5448 पे। ओके, डेल्टा एच के बारे में बात करनी है। तो मैंने एक फार्मूला पढ़ रखा है कि log ऑफ K2 बाई K1 इज़ इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 और 1 अपॉन मतलब T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। तो K2 बाद वाला के आप देखेंगे तो जो है वो है 50 अपॉन 66.9, ये वैल्यू तो कम आ रही भाई, ठीक है। और ये वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है, दिस इज़ पॉजिटिव, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, नेगेटिव। डेल्टा एच क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सो 169 द राइट आंसर इज़ बी बॉम्बे। वेरी गुड। फिर हम आगे मूव करते हैं 170 पे। 170 आने की इक्विलिब्रियम से दिया गया एक क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं एसिडिक बफर कब मिलेगा। तो मैंने बताया था कि जब वीक एसिड और उसके सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन लगभग बराबर होती है, या 1/10 से ज़्यादा और 10 से कम, 10/1 से कम, तो हम बफर एक्सपेक्ट करते हैं। पहले वाले में दो लोगों को मैंने मिलाया आपस में। सबसे पहले हमारे पास CH3COOH है, जिसको मैंने NaOH में डाला, तो मुझे क्या मिला, CH3COONA और पानी मिला। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी यहाँ पे 100 इंटू 0.1, तो जो कितना हो जाएगा यहाँ पे 10। फिर NaOH था साथ में, ये तो NaOH है, ओके। ये है 200 इंटू 0.1 मतलब 20। सो रिएक्शन बढ़ेगी आगे, यहाँ से 10 कम हो जाएगा तो बचेगा 10, ये पूरा ख़त्म, ये बचेगा 10। तो मेरे पास वीक एसिड भी है और मेरे पास उसका सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, दोनों की अवेलेबिलिटी है, तो ये बफर की तरह काम करेगा, बढ़िया बफर बनेगा ये। दूसरे क्वेश्चन में अगर हम आते हैं, दूसरे ऑप्शन में, तो HCl को NaCl में डाला है, कोई चांस नहीं है। तीसरे में भी हमने एसिटिक एसिड और इनको साथ में ले लिया, तो यहाँ पे भी अगर हम लिखना चाहें तो CH3COOH प्लस NaOH गिव्स CH3COONA। इसमें भी अगर मैंने देखा तो एसिटिक एसिड कितना आ जाएगा 10, NaOH कितना आ जाएगा 10, ये तो ख़त्म हो जाएगा, ये बचा ही गई नहीं, ये तो ख़त्म हो जाएगा ना पूरा, जीरो जीरो, ये 10 आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। फिर है 100 ऑफ, फिर अगर एक और एग्जांपल है तो CH3COOH प्लस NaOH, इसने आपको क्या दे दिया, CH3COONA दे दिया। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 की आ जाएगी। NaOH में हम देखेंगे तो कितना आ जाएगा 20, ये कुछ नहीं, ये ख़त्म, ये बचा, ये 10, इसका कोई फ़ायदा नहीं। NaOH के साथ इसको अवेलेबल कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपके पास एक कमज़ोर एसिड होना चाहिए और उसका सॉल्ट होना चाहिए एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो 170 का फर्स्ट ऑप्शन इज़ राइट। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 171 पे। 171 पे मुझे कहा गया है कि अमोनियम नाइट्रेट को डिकम्पोज किया गया है धमाकेदार रिएक्शन से, जिसका डेल्टा एच है -37 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस 2.5 ग्राम इज एक, ओके ओके। तो मेरे को देखो, एक मोल के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है, -37 किलो जूल पर मोल। ये कितने मोल हो गए, 2.50 ग्राम्स अपॉन मोलर मास। मोलर मास निकाल लो इसका, 28, 4, 48, 16, 20, 20। तो आप इसे 80 से डिवाइड कर दें, तो सॉल्व करने अगर आप बैठेंगे, अरे अगर हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये वैल्यू किलो जूल में पूछी है, हाँ पूछी है, 2.50 की लिखा मैंने, इसको 2.5 ही लिख देता हूँ सीधे। तो 2.5/80, इसको हटा के 1/100 कर दिया। ये क्या हो गया आपका, 8 3 जा 24, 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 120 120 120 कम करेंगे, 120 100, 1.01 के आसपास उतरेंगे आप। 120, नहीं 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 नहीं, ये भी पास में, 1.16 उतरेंगे हम, 1.16 आएगा, चेक कर लेना वैल्यूज़ चेक करने पे। 171 का हमारे पास आंसर है 1.61। बताइए क्या आ रहा है आंसर, कैलकुलेट करिए फटाक से, इसका कैलकुलेशन करके बताइए। -37 इंटू 2.5/80 चले आएंगे, ठीक है। 171 के बाद हम आगे जाएंगे, 172 पे बात करते हैं। 172 की अगर हम बात करें तो हमें 14 ग्रुप के बारे में कुछ बातें करनी है, जिसमें हम बात करते हैं क सी गे सन पब।
पहला सवाल है या पहला स्टेटमेंट है, कोवैलेंट रेडियस डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप फ्रॉम कार्बन टू पीबी इन अ रेगुलर मैनर। ये तो गलत बात है ना यार, वो मतलब रेगुलर नहीं होता है, यहाँ पे चेंज आता है और यहाँ पे आता है डी डी कॉन्ट्रैक्शन एफ एफ कॉन्ट्रैक्शन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम कार्बन टू पीबी इन अ ग्रेजुअल मैनर। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस ग्रेजुअली तो नहीं डिक्रीज करती ये भाई साहब, तो +2 में स्टेबल होते हैं ज़्यादातर। मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4 whereas other elements can expand their covalency due to the presence of d orbital। बात सही है। heavier elements do not form पी पाई सेकेंड पीरियड वाले करते हैं, मतलब एक बंदा सेकेंड ग्रुप का होना चाहिए। कार्बन कैन एग्जिबिट नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ये बात भी सही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रेगुलर डिक्रीज नहीं होती है, सडन चेंजेस होते हैं, ग्रेजुअली डिक्रीमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो गया सी डी ई। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 172 द राइट आंसर दैट यू गाइज आर हैविंग इज थर्ड। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास 173 आ रहा है। 173 में कह रहे हैं ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर बताइए। तो मैंने आपको बताई थी ये चीज़ कि श्याम चला लंदन अमेरिका कोवेलेंट बॉन्ड पे लेक्चर देने। तो आपके पास क्या होना चाहिए, स्मॉल कैटायन होना चाहिए, और आपके पास क्या होना चाहिए, लार्ज एनायन होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे क्या डिफरेंस आ रहा है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। हमें देखो पोटेशियम से हमें आयोडीन बड़ा है, बड़ा एनायन चाहिए, ये गलत है। LiF, एक मिनट को यार, ये गलत है। LiF और KF में अगर मैंने देखा कैटायन चाहिए मेरे को छोटा छोटा कैटायन, ओके ये सही है। ओके ओवरऑल बताना है, हाँ तो फिर ए गलत हो गया। KF और KI में अगर मैंने कंपेयर किया तो KI लार्ज एनायन, ये सही है, ये सही है, बी सही हो गया। SnCl4 SnCl2 में कैटायन मुझे चाहिए स्मॉल, तो चार्ज ज़्यादा होना चाहिए, तो ये बात सही है। CuCl NaCl ये भी सही है, क्योंकि कॉपर क्लोराइड में सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आती है, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हमारी ज़्यादा कोवेलेंट होती है। LiF और KF की अगर मैं बात करता हूँ तो LiF और KF में LiF ज़्यादा है, KF कम है, Li छोटा है, ठीक बात है। CuCl NaCl में NaCl ज़्यादा है, नहीं नहीं ये गलत है, तो ये ओवरऑल भी गलत हो गया। KF KI में KI ज़्यादा है, ठीक बात है। KF और KI में कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा किस में है, KI में, ठीक है। CuCl और NaCl में किस में है, इसमें है, तो BCE ओनली। सो 173 द राइट आंसर इज़ BCE ओनली। ठीक है, 173 के बाद हम आते हैं 174 पे। 174 में IUPAC बतानी है मुझे, ओके। एक जगह CHO है, NO2 NH2 OH है, तो सबसे पहले नंबर आप देंगे इस वाले कार्बन को, फिर इधर जाएंगे क्योंकि पहले ब्रांचिंग मिल रही है आपको। 2 के बाद आप फिर जाएंगे यहाँ पे, फिर आप जाएंगे 4 पे, फिर आप जाएंगे 5 पे, फिर आप जाएंगे 6 पे। ये है नाइट्रो, ये है अमीनो, ये है मिथाइल हाइड्रोक्सी, या फिर आप हाइड्रोक्सी मिथाइल बोल सकते हो। ए से अमीन पहले आएगा, 5 अमीन, 5 अमीनो, 4 अमीनो गलत है, 3 अमीनो भी गलत है, 2 नाइट्रो, 2 नाइट्रो तो सही है। अच्छा, ए से अमीन बाद में दिया तो ये गलत है। 5 अमीनो, 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल, ठीक है, 2 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। फोर्थ ऑप्शन इज राइट फॉर 174। 174 के बाद हम 175 पे आते हैं, कहते हैं वो 7.5 ग्राम ऑफ अ गैस ऑक्यूपाइज 5.8 लीटर्स ऑफ वॉल्यूम एट STP। बहुत बढ़िया। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम इन लीटर एट STP बाय 22.4। ठीक है, तो गिवन मास कितना दिया है मेरे को, 7, गिवन मास कितना दिया है मुझे, 7.5 ग्राम, मोलर मास मुझे नहीं पता, 5.8 अपॉन कितना आ जाएगा, 22.4। तो मोलर मास किसके बराबर हो गया, मोलर मास इज 7.4 इंटू 22.4 अपॉन 5.8। इसको हमने उड़ा दिया, क्या बचा आपका, 6 7 1 22। एक मिनट को, इसका मास कितना होता है, 14 और 6 4, ओके, लगभग लगभग 30 के आसपास जाएगा ये कितना होगा, 28 16 44, 14 तो नहीं, 28 16 आप जोड़ देंगे तो 4 जाएगा, ओके, तो 40 पार चला गया।
ये कितना आ रहा है, 12, 16, 28। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 7.5 इंटू 22.4। NO होगा, CO होगा, दो मैच कर रहे हैं। ये तो तुम्हारा हो गया 28, 16, 12, 13, 14, 44। तो ये तो बाहर हो गए। क्यों बाहर हो गए? क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो 58, 6 मानू, 6.5 मानू, 1.2 के आसपास जा रहा है। 22 इंटू 1.2 इज़ क्लोज टू 22। 40 तो नहीं हो पाएगा, 2 थोड़ी ना मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर यहाँ 12 लिखा होता, 6 नीचे है ऊपर 12 होता, तो जाके ये 40 के आसपास आती रेंज, पर ये 28-30 का ही बराबर है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो बताइए कैलकुलेट करके कितना आ रहा है। कैलकुलेट करके आपको मिलना चाहिए 22.5, 22.4, 5.4। ओके ओके ओके, 28 के आसपास आना चाहिए। नहीं 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 नहीं, क्लोज है। यू शुड कैलकुलेट दिस। कैलकुलेट करें और कैलकुलेट करके बताएं क्या आंसर आ रहा है। 2, 9, NO होगा, ठीक है। कैलकुलेट करना, 29 पॉइंट के ऊपर जा रही है वैल्यू, तो 175 का फर्स्ट हो गया। फिर हम आते हैं 176 का। 176 में हमने को कहा गया है कि द इलेक्ट्रॉन पूछा है विच इज़ नॉट करेक्ट। तो पहले तो बताना गलत क्या है। द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज मोर नेगेटिव देन, असंभव, एकदम गलत। फ्लोरीन ज़्यादा होती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज इन अ ग्रुप। आयनाइजेशन एंथैल्पी एक ग्रुप में हम नीचे जाते हैं तो कम होती है। हाँ, आसान हो जाता है इलेक्ट्रॉन निकालना, क्योंकि द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम डिपेंड्स अपॉन द एटम्स बॉन्डेड टू इट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स डिपेंड्स नहीं, वो तो फिक्स पॉलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फ्लोरीन की वैल्यू 4 डिसाइड कर ली गई है बेस्ड ऑन द वेरियस बॉन्ड्स दैट इज बॉन्डेड बाय फ्लोरीन। तो एटम का एटम पे डिपेंड नहीं करता, इट्स अ फिक्स वैल्यू। 4 है तो 4 ही रहेगा, ये गलत है। Al2O3 एंड NO आर एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक। आपको याद है लास्ट पेपर हुआ था तो मैंने बताया था कि न्यूट्रल ऑक्साइड्स में क्या होता है, साइनाइड नहीं खाना है। तो आपको याद होना चाहिए कि CnO, ये पता है। तो CO, N2 और NO उसके एग्जाम्पल्स हो रहे थे। तो NO जो है वो तो न्यूट्रल निकल गया भैया। Al2 एम्फोटेरिक होता है पर ये तो न्यूट्रल निकल गया, ये भी क्या है, गलत है। तो चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। नॉट करेक्ट, A अहमदाबाद, C चेन्नई, D दिल्ली। 176 का फर्स्ट आ जाएगा। फिर हम आते हैं 177 पे। 177 पे कह रहे हैं द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, एंगुलर नोड। एंगुलर नोड्स को L मानते हैं, रेडियल को हम N माइनस L माइनस 1 मानते हैं। तो बंदा हमारे को क्या दे दिया गया, 4D। तो L की वैल्यू क्या हो गई, 0 SPD 012, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, 4 माइनस 2 माइनस 1, मतलब 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। ठीक है, L की वैल्यू 0 हो गई, 4 दिया हुआ है, -1 कर दिया मैंने, 3 1 4 हो गया। स्पीशीज़ दैट कैन नॉट एग्जिस्ट, SiF6, BF6, SF6, AlF6। सेकेंड पीरियड वाले बंदे अपनी ऑर्बिटल को एक्सपांड नहीं कर पाते, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं दिखा पाएंगे। ऑड वन आउट, बेरिलियम बोरॉन वाला बंदा इज द आंसर। फिर हम आगे आते हैं, फिर कह रहे हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन इज अ परमानेंट इफेक्ट। बिल्कुल सत्य बात है। Hyperconjugation in ethyl cation involves the overlapping of CsP2 and H1s bond with empty 2p orbital। अच्छा, देखेंगे अगर हम तो इस तरीके से हमारे पे 3 हाइड्रोजन्स होते हैं जो हमारे साथ CH2 के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। अब यहाँ होता क्या है कि ये जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है, इस अल्फ़ा हाइड्रोजन को आप इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिलवाते हैं और इसका ओवरलैप यहाँ होता है। तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन है CsP3, और जो हाइड्रोजन है वो 1s, इनके बीच में इंटरेक्शन है। इसका ये जो sp2 लिखा है ना, दिस इज रॉन्ग। एम्प्टी 2p ऑर्बिटल दिया हुआ है वो ठीक है, वो खाली ऑर्बिटल है बगल में उसकी, जहाँ पे हम ये इंटरेक्शन शो करवा रहे हैं। गलत है, स्टेटमेंट 2 गलत है, स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, बट 2 इज फॉल्स, 2 इज फॉल्स। फिर हम आते हैं लास्ट में, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पॉन्टिनिटी। आय है NCERT में दी गई एक टेबल आपके पास है जिसमें हमें दिया है डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। मुझे पहला वाला केस लेना है, अगर देखें ज़रा गौर से,
पहले वाले केस में डेल्टा एच हमारा पॉजिटिव है तो यहाँ मैंने वैल्यू पॉजिटिव रख दी। डेल्टा एस हमारा क्या है, नेगेटिव है, तो ये वैल्यू अगर नेगेटिव है, कोई भी टेम्परेचर है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, डेल्टा जी हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस। तो पहला वाला क्राइटेरिया सही है, सही है राइट। दूसरे वाले केस में अगर आप आओगे तो आप कहोगे डेल्टा एच पॉजिटिव है, ये भाई साहब भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होगा, ये वैल्यू नेगेटिव, अगर टेम्परेचर की छोटी हो गई तो जो नेगेटिव वाली वैल्यू है वो छोटी होगी, तो ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव आएगा और डेल्टा जी नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, तो ये गलत दिया हुआ है। थर्ड वाले केस में अगर मैं देखूंगा तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लिया मैंने जब, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, नेगेटिव, डेल्टा एस क्या हो जाएगा, नेगेटिव, टेम्परेचर कम है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एक मिनट, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा राइट, टेम्परेचर कम है ना तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हुआ, और जो पॉजिटिव वैल्यू है वो छोटी हो गई तो नेगेटिव वैल्यू बड़ी हो गई, तो ये स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, जो कि दे दिया गया है नॉन स्पॉन्टेनियस। ये डी वाली वैल्यू क्या हो गई, इस पर नेगेटिव लिया है मैंने, डेल्टा एस आपका पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव दोनों नेगेटिव हो गए तो ओवरऑल नेगेटिव आया। एक मिनट, ये गलत दिया हुआ है, ये आ गया स्पॉन्टेनियस। इस वाले केस में क्या हो रहा है देखो कि अगर मैंने इस वैल्यू को नेगेटिव ले लिया, बगल वाली वैल्यू को नेगेटिव ले लिया, तो ये वाला नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। टेम्परेचर कह रहे हैं कम है, कम टेम्परेचर तो जो पॉजिटिव वैल्यू है वो कम है मैग्नीट्यूड वाइज, नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है तो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, तो यहाँ स्पॉन्टेनियस लिखा होना चाहिए, लिखा नॉन स्पॉन्टेनियस तो गलत हो गया। नीचे वाले केस में पहली वैल्यू नेगेटिव ले ली तुमने, ये वाली पॉजिटिव ले ली, बाहर नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव 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 जोड़ेंगे तो नेगेटिव आएगा, डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस। तो ए और डी सही है, सो 180 का हो गया डी। तो इस तरीके से हमने 45 सवाल लगाए केमिस्ट्री के। येस, इस पेपर में आपको थोड़ा सा लेंदी लगी होगी, मुझे भी रिकॉर्ड करने में टाइम लगा, और फैक्चुअल चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। रिवीजन करिए, रिवीजन इज़ द की, और ध्यान रखिए कि आपके लिए हम सारे टीचर्स अवेलेबल हैं एनी टाइम एट एनी कॉस्ट। मेक श्योर करो कि आज जो पेपर करने के बाद दुख हुआ है उसको सोने से पहले ख़त्म कर लो, रोना है रो लो, बट मेक श्योर यू एनालाइज द क्वेश्चन पेपर। एनालाइज करके प्लीज़ मेंशन करें कि व्हाट वेंट गुड फॉर यू। आप पॉजिटिविटी बढ़ाएं और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपके साथ क्या अच्छा हुआ, क्या चीज़ ऐसी थी जो अब आप और अच्छे से पेपर में कर पा रहे हो, क्या इम्प्रूवमेंट आ रहा है, ताकि आपके इम्प्रूवमेंट से और लोग भी मोटिवेट हों और बेहतर अपने करें पेपर्स में। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग पेपर्स। थैंक यू वेरी मच। हेल केमिस्ट्री।